फाउंडेशन बैच वाले बच्चे का जो 12 का चैप्टर्स है जेनेटिक्स, वो मैं चालू कर रहा हूँ। वो ऑलरेडी अपलोडेड था, लेकिन उसका फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो आपका जो है वो साउंड क्वालिटी के कारण गड़बड़ है, तो उस दोनों वीडियो को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ और न्यू वीडियो के मदद से। और फिर आपका जो थर्ड से है वीडियो, उसकी क्वालिटी ठीक है, तो आपको इसमें एकदम क्लियर करके बता दिया जाएगा कि इसको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो पहले मैं वीडियो यहाँ पे बना देता हूँ और कब कब आपको वीडियो को रीड करना है, कब सुनना है, उसके लिए इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप उस हिसाब से उसको पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? ये जो आपका 12 का सिलेबस चालू हुआ है, तो 11 का भी जो आपका चैप्टर्स है वो भी साइट से अपलोड होता रहेगा, उसको भी आपको देखने हैं, लेकिन मेन फोकस आपको 12 वाले पे आप करना है। क्लियर हो गया? तो आइए हम लोग पहले जेनेटिक्स से चालू कर लेते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स का वीडियो बना हुआ है तो वहां से चालू करते हैं। तो आइए जेनेटिक्स से हम लोग चालू करते हैं। जेनेटिक्स हम लोग का जो चैप्टर्स हो गया वो हो गया जेनेटिक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जेनेटिक्स है क्या, इसके अंदर हम लोग किसका स्टडी करते हैं, तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जाएगा ताकि पूरे जेनेटिक्स में आपको कहीं सोचने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो जेनेटिक्स के अंदर हम लोग दो चीज का स्टडी करते हैं। पहला जो स्टडी होता है वो हेरिडिटी, और इसी को आप हेरिडिटी को ही इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, या इनहेरिटेंस भी आप इसको बोलते हैं, इनहेरिटेंस। क्लियर करिएगा, क्लियर हो गया? और दूसरा इसमें होता है वेरिएशन। तो जेनेटिक्स के अंदर हम लोग दो चीजों का स्टडी करते हैं। एक आप करते हैं किसका? हेरिडिटी, यानी जिसको आप इनहेरिटेंस बोलते हैं, और दूसरा किसका? तो वेरिएशन। और हेडिंग सबका जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये हेरिडिटी क्या है, या ये इनहेरिटेंस क्या है, और ये वेरिएशन क्या है? तो एकदम सिंपल है। इतना सिंपल है कि हम लोग शुरू से ही ये सब सारी चीजों को जान रहे हैं, बस केवल अब उसको अप्लाई करने की जरूरत है। हेरिडिटी का मतलब हो गया कि कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना। जैसे आपके पास में जो भी कैरेक्टर है, जैसे हेयर का कलर, आई का कलर, हाइट, नोज, ईयर, जो भी चीजें है, जो भी कैरेक्टर आपके बॉडी में है, सारा कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से आया। तो ये जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हेरिडिटी, या इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस, यानी फ्लो ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या बोल सकते हो पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग जनरेशन। यानी कैरेक्टर का फ्लो, एक गुण का फ्लो। कैरेक्टर मतलब जैसे आपका हाइट, जैसे आपका हेयर का कलर, जैसे आपका नोज का शेप, ईयर शेप, ये आई, ये बॉडी कलर, ये सब जो कैरेक्टर आपके पास, जो भी कैरेक्टर है, या इंटरनल ऑर्गन का कोई कैरेक्टर, ये जो भी कैरेक्टर आपके पास में, वो आपके पेरेंट्स से आया है। तो ये जो पेरेंट्स से जो आया है, इसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का सिंपल मीनिंग हो गया कि फ्लो ऑफ कैरेक्टर, फ्लो ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर, या इसी कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं ट्रैट, या इसी कैरेक्टर को हम लोग ट्रैट भी बोलते हैं, TIS। तो फ्लो ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब ये जो वन जनरेशन होगा, अनदर जनरेशन, तो ये वन जनरेशन के जगह पे आप लिख सकते हो पेरेंटल जनरेशन, और ये जो अनदर जनरेशन, इसको लिख सकते हो ऑफस्प्रिंग जनरेशन। यानी ये जो अनदर जनरेशन है, इस जगह पे लिख सकते हो ऑफस्प्रिंग का जनरेशन, ऑफस्प्रिंग जनरेशन, और ये जो आपका वन जनरेशन है, यहां पे आप लिख सकते हो पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन। तो यानी इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो, फ्लो ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग जनरेशन। ये जो आप अनदर लिखो, अनदर की जगह पे आप लिख सकते हो ऑफस्प्रिंग। क्लियर हो गया? तो ये इसका मतलब हो गया कि कैरेक्टर एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में जाता है, जो भी आपके बॉडी में डिस्ट्रिक्ट का भी फॉर्मेशन हुआ है, जो भी कैरेक्टर आपके पास में है, वो सारे कैरेक्टर कहां से आए हैं? तो आपके पेरेंटल जनरेशन से है। क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं कि फ्लो ऑफ कैरेक्टर या ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन,
अब ये वन जनरेशन जो है, इसको आप वन जनरेशन को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? पैरेंटल जनरेशन से, और अनदर जनरेशन को रिप्लेस कर सकते हो ऑफ स्प्रिंग जनरेशन से, ऑफ स्प्रिंग जनरेशन से। तो डिफिनेशन दोनों टाइप से आप उसको लिख सकते हो, और ये एकदम क्लियर है कि जो भी कैरेक्टर है वो आपके पैरेंटल जनरेशन से ही आएगा, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भी आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि लाइक बिगेट्स लाइक, मतलब कहने का मतलब जैसे को तैसा। यदि मान लीजिए कि एक ह्यूमन बीइंग है तो उसका जो कैरेक्टर जाएगा ऑफ स्प्रिंग में, तो जैसा ये ह्यूमन बीइंग है उसी तरीके का वो भी होगा, उसका ऑफ स्प्रिंग भी ह्यूमन ही होगा। आम के पेड़ से आम का ही पेड़ बनेगा, बबुल का पेड़ नहीं बन सकता। तो यही है कि वो जो आम का पेड़ है, वो जो कैरेक्टर को फॉलो करवा रहा है, वो आम के पेड़ का ही कैरेक्टर फॉलो हो रहा है उससे। उसे लीची के पेड़ का कैरेक्टर फॉलो नहीं होगा, कटहल के पेड़ का कैरेक्टर फॉलो नहीं होगा। फिर कटहल का पेड़ जो है वो जो अपने ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर देगा, वो कटहल के पेड़ का ही कैरेक्टर देगा। इसी को बोलते हैं लाइक बिगेट्स लाइक। क्लियर हो गया? तो एकदम कॉन्सेप्ट को बना के रखिएगा कि जो जैसा होगा कैरेक्टर उसी टाइप का जाएगा। यदि ह्यूमन बीइंग है तो उसके एक जनरेशन से, ह्यूमन बीइंग के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ह्यूमन बीइंग का ही कैरेक्टर जाएगा। डॉग का कैरेक्टर नहीं आएगा, कैट का कैरेक्टर नहीं आएगा, रैट का कैरेक्टर नहीं आएगा। ये जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, इसी को आप लोग क्या बोलते हो कि फ्लो ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और एक वर्ड में यदि इसी डिफिनेशन को बोला जाएगा तो ये कहलाएगा हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया? हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। और ये गैमेट के थ्रू होता है। ये जो पास करता है ये किसके थ्रू? गैमेट के थ्रू पास करता है। क्लियर? और इसी जेनेटिक्स के अंदर एक आपको पढ़ना है वेरिएशन। और वेरिएशन का एकदम सिंपल मतलब है, वेरिएशन है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, इसका मतलब डिफरेंस है। जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतना ज्यादा डिफरेंस होगा। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब वेरिएशन का मतलब यदि हम लोग एक वर्ड में यदि बात कर दे कि वेरिएशन का क्या मतलब है, तो डिफरेंसेस। और ये जो डिफरेंसेस होगा ये जेनेटिक डिफरेंसेस होगा, ये जेनेटिक लेवल का जेनेटिक डिफरेंस होगा। नॉन जेनेटिक डिफरेंस से भी वेरिएशन आता है। वेरिएशन दो तरह से आ सकता है, एक जेनेटिकली, एक नॉन जेनेटिकली। जो जेनेटिकली होगा वो इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं करेगा, और जो नॉन जेनेटिकली होगा वो इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करेगा। मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात ये हो गई कि आपको यदि कोई पूछे कि जेनेटिक्स के अंदर किसका स्टडी करते हैं, तो एकदम क्लियर है कि हेरिडिटी का और वेरिएशन का। और ये जो हेरिडिटी होता है या इनहेरिटेंस जिसको आप बोलते हो, इसमें यही है कि कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फ्लो करता है। और ये जो वेरिएशन की बात कर रहे हो, ये वेरिएशन हमेशा कहीं भी लिखा हुआ होगा तो होगा डिफरेंस। लेकिन चूंकि हम लोग जेनेटिक्स के अंदर डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये डेम्सियर हो गया कि ये जेनेटिक लेवल का डिफरेंस होगा, यानी जीन में चेंजिंग के कारण डिफरेंस होगा। यदि जेनेटिक लेवल पे डिफरेंस नहीं होगा तो वो कभी भी जेनेटिक्स के अंदर उस वेरिएशन की स्टडी नहीं की जाएगी। यदि जेनेटिक चेंज है, जेनेटिक डिफरेंस है, तब उस वेरिएशन की स्टडी जो है वो आप किसके लिए करोगे? तो जेनेटिक्स के लिए करोगे। क्लियर हो गया? और एक बात याद रखिएगा, ये जो वेरिएशन की जो चर्चा हम लोग जनरली करते हैं, ये सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल के लिए करते हैं। जनरली वर्ड बड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जो ये वेरिएशन का चर्चा करते हैं, इसमें जो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इस एग्जाम्पल में जनरली एक ही स्पीशीज के डिफरेंट इंडिविजुअल लेते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में यदि मैं स्किन के कलर का बात करूं, तो ये जो स्किन का कलर है सारे ह्यूमन बीइंग का अलग अलग है। अब ह्यूमन के स्किन का कलर डॉग के स्किन के कलर से कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो वेरिएशन में ये ध्यान रखना होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक ही स्पीशीज के जो कैरेक्टर है उसी कैरेक्टर का कंपैरिजन करते हैं मोस्टली। ऐसे आप डिफरेंट स्पीशीज का भी कर सकते हो, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज तो फिर तो डिफरेंट ही हो जाएगा, वो तो डिफरेंट हो ही जाना है, क्योंकि स्पीशीज डिफरेंट हो गया तब तो उसमें वेरिएशन होना ही है। लेकिन यदि स्पीशीज सेम है और उसमें वेरिएशन है, स्पीशीज सेम है और उसमें वेरिएशन है, और वो वेरिएशन यदि जेनेटिक लेवल पे है, तब आप जेनेटिक्स के अंदर उसका स्टडी करते हैं।
और स्पेसिस चेंज हो जाने से तब तो वेरिएशन होना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो जेनेटिक्स के अंदर जो हम लोग वेरिएशन की स्टडी कर रहे हैं, वो मोस्टली क्या स्टडी करते हैं, एक स्पेसिस के डिफरेंट इंडिविजुअल का स्टडी करते हैं। अब स्किन का कलर इंडिया में ही देखा जाएगा तो हर इंडिविजुअल का अपना अपना एक स्किन टेक्सचर है, स्किन का कलर है। अब वो जो स्किन का कलर है वो जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, वो जेनेटिक वेरिएशन है, तो इसलिए करके उसकी स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे, तो जेनेटिक्स में करेंगे, कोई डाउट नहीं। अब ये जो वेरिएशन है, तो ये वेरिएशन का यदि हम लोग हेडिंग्स का बात करें तो वेरिएशन दो टाइप का हो सकता है। वेरिएशन जो होगा वो दो टाइप का होगा, एक होगा परमानेंट और एक होगा टेम्परोरी। ये दिख रहा होगा आपको, एक होगा टेम्परोरी। तो ये जो टेम्परोरी होगा इसका मतलब क्या होगा कि ये टेम्परोरी है, कुछ समय के लिए वो चेंजिंग है, फिर वो चेंजिंग हट जाएगा। टेम्परोरी का मतलब वो कुछ देर के लिए होना, और परमानेंट का मतलब वो हमेशा होना। यदि आप वेरिएशन की बात करें तो दो टाइप का हो सकता है, एक परमानेंट और एक टेम्परोरी। जो परमानेंट वेरिएशन होगा वो जेनेटिकली कंट्रोल होगा। क्या कंट्रोल होगा, जेनेटिकली कंट्रोल्ड होगा, यानी जीन के द्वारा कंट्रोल होगा। और जो टेम्परोरी वाला होगा वो नॉन जेनेटिक कंट्रोल होगा, इन्वायरमेंटल कंट्रोल बोल सकते हो इसमें। जो इन्वायरमेंट होगा वो इन्वायरमेंटल कंट्रोल इसके ऊपर में होगा, इन्वायरमेंटल कंट्रोल होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इन्वायरमेंटल कंट्रोल से जो वेरिएशन आ रहा है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल से जो वेरिएशन आ रहा है वो टेम्परोरी है, और जो जेनेटिकली कंट्रोल से जो वेरिएशन आ रहा है वो परमानेंट वेरिएशन। तो आपको बोले वेरिएशन कितने टाइप का हो जाएगा, दो टाइप का। कौन कौन हो जाएगा, एक परमानेंट, एक क्या होगा, टेम्परोरी। जो परमानेंट होगा वो जेनेटिकली कंट्रोल होगा, और जो जेनेटिकली कंट्रोल यदि वेरिएशन है तो वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन जो इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड है वो चेंज कर जाएगा। क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं, क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताता हूं। जैसे इस जगह पे ये तो आपका क्लियर हो गया, जैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका एकदम क्लियर। मैं थोड़ा सा साइड भी हो गया ताकि आप इसको देख करके स्क्रीनशॉट जो भी करना है कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे जो मैं बोला कि जो वेरिएशन है ये दो टाइप का, एक परमानेंट है और टेम्परोरी है। ठीक, क्लियर है। जो परमानेंट वेरिएशन का कंट्रोल्ड बाय जीन, यानी परमानेंट वेरिएशन जो है, ये परमानेंट वाला जो होगा ये कंट्रोल्ड बाय जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा जीन क्या होता है। और टेम्परोरी वाला जो वो इन्वायरमेंटल कंट्रोल होगा। क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि जो परमानेंट वाला कैसे है। जैसे सपोज दैट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये दो ऑफस्प्रिंग यहाँ पे हैं और दोनों मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। क्लियर करिएगा, दोनों मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। क्लियर हो गया। ये दो ऑफस्प्रिंग मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब ये दोनों जेनेटिकली 100% सिमिलर, 100% सिमिलर। ये दोनों मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस है दोनों, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जो कि 100% जेनेटिकली 100% जेनेटिकली सिमिलर है, जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर। मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, नहीं तो लिखने के समय फिर यहाँ पे समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए शॉर्ट लिखूंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं जेनेटिक्स अब जब भी लिखूंगा तो GNETI कर दिया, आप समझ जाइए कि सर जेनेटिक्स बोल रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे बोला कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है ये 100% जेनेटिकली क्या होगा, सिमिलर होगा। तो जेनेटिकली सिमिलर यदि ये 100% है तो दोनों देखने में लुक वाइज, यानी बाहर से, यानी मॉर्फोलॉजिकली, या बोल सकते हो फिनोटिपिकली, बाहर से देखने में एक जैसा लगेगा। क्लियर हो गया। अब इसको यदि मान लीजिए कि इसको आप मोर न्यूट्रिएंट फूड डाल दिए, इसको भोजन में दिए मोर न्यूट्रिएंट फूड, और इसको दिए आप लेस न्यूट्रिएंट फूड, लेस न्यूट्रिएंट फूड। क्लियर करिएगा, लेस न्यूट्रिएंट फूड। तो दोनों में अब क्या होगा, ये अंतर हो जाएगा। क्या अंतर होगा, इसको जो मोर न्यूट्रिएंट फूड दिए तो इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगा, प्रॉपर होगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब इसका प्रॉपर होगा तो इसका मतलब इसका जो बॉडी होगा वो इस तरीके से कुछ इसका हो जाए, और इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो इसका इसी टाइप का रह गया बॉडी इसका। तो यहां पे
वेरिएशन है। अब ये जो वेरिएशन है, ये हो गया मोटा, ये हो गया पतला, ये एक वेरिएशन है। लेकिन ये वेरिएशन क्या होगा कि नॉन जेनेटिक होगा, क्योंकि आपने इन्वायरमेंट के मदद से इसमें चेंजिंग कर रहे हो। कैसे? तो यहाँ पे इसको मोर न्यूट्रिएंट फूड दे रहे हो, यहाँ पे लेस न्यूट्रिएंट इसको फूड दे रहे हो। तो लेस न्यूट्रिएंट फूड दे रहे हो तो इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम हो जा रहा है, और इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो रहा है, ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो इसलिए करके ये जो हो गया, इसका हेल्दी शरीर हो गया। फिर रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स जैसे किए कि अब इसको कर दिए लेस न्यूट्रिएंट फूड, और इसको कर दिए मोर न्यूट्रिएंट फूड। अब यहाँ पे मोर न्यूट्रिएंट फूड यदि इसको किए, यदि मोर न्यूट्रिएंट फूड यदि इसको किए, तो अब ये जो हो गया, ये हेल्दी हो गया, और ये जो है ये अब नॉन हेल्दी हो गया। क्लियर हो गया? अब इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो था वो कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो वेरिएशन था यहाँ पे, ये हेल्दी था या नॉन हेल्दी था, या तो उलट गया, ये नॉन हेल्दी हो गया, ये हेल्दी हो गया। तो ये क्या हो गया, ये तो टेम्पोररी हुआ। ये वेरिएशन कभी भी परमानेंट हुआ नहीं। यदि परमानेंट होता तो ये हर कंडीशन में क्या होता, हेल्दी होता, और ये नॉन हेल्दी होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसको जैसे मोर न्यूट्रिएंट फूड दिए तो ये हेल्दी हो गया, इसको लेस न्यूट्रिएंट फूड दिए तो ये नॉन हेल्दी हो गया। लेकिन जैसे फिर इसको लेस न्यूट्रिएंट फूड दिए तो फिर ये नॉन हेल्दी हो गया, और इसको मोर न्यूट्रिएंट फूड दिए तो ये फिर हेल्दी हो गया। तो ये जो वेरिएशन था, पहले पतला था बाद में मोटा हो गया, ये फिर मोटा था ये पतला हो गया, ये वेरिएशन जो है ये इसके फूड के कारण है, इसके जीन के कारण नहीं है। यदि जीन के कारण होता तब तो ये आपका क्या होता, हेल्दी हो गया तो हो गया, ये कभी चेंज नहीं करता, क्योंकि जो जेनेटिक्स वाला जो वेरिएशन होता है वो चेंज नहीं करता है। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्या हो गया कि बाहर के फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर के कारण ये वेरिएशन था। किस फैक्टर के कारण? एक्सटर्नल फैक्टर, यानी फूड वूड के कारण। इंटरनल फैक्टर से नहीं वेरिएशन था, एक्सटर्नल फैक्टर से वेरिएशन। तो ये परमानेंट नहीं होकर के टेम्पोररी था। ये परमानेंट जो होगा ये कंट्रोल बाय जीन होगा, और जो टेम्पोररी होगा वो इन्वायरमेंटल कंट्रोल होगा, यानी और बोल सकते हो कि एक्सटर्नल फैक्टर से कंट्रोल होगा। और एक्सटर्नल फैक्टर से यदि कोई कंट्रोल होगा तो वो जो चीजें होंगी वो कैसा वेरिएशन होगा, तो टेम्पोररी वेरिएशन होगा। तो ये जो आप देख रहे हो कि मोटा हो जा रहा है, पतला हो जा रहा है, ये वेरिएशन टेम्पोररी था, क्योंकि एक के बाद एक चेंज हो जा रहा है, टेम्पोररी वाला चेंज हो जाता है। तो इसलिए करके ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस वेरिएशन था, इसलिए कि इसकी स्टडी कभी भी जेनेटिक्स के अंदर नहीं की जाएगी, इसकी स्टडी जेनेटिक्स के अंदर नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि आप हाइट का बात करते हो तो हाइट क्या हो गया कि वो जीन कंट्रोल वेरिएशन, हाइट किसी का है वो जीन कंट्रोल वेरिएशन है। एक समय के बाद एक इंडिविजुअल के हाइट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, चाहे वो किसी भी एनवायरनमेंट में चला जाए, चाहे वो ठंडे प्रदेश में चला जाए, एक गर्म प्रदेश का ऑर्गेनिज्म है, अब उसका एक समय के बाद उसकी जो लंबाई है वो लंबाई 5 फीट की है, और ये वार्म कंडीशन में था 5 फीट का। अब ये ठंडे प्रदेश में चला जाए तो ये 3 फीट नहीं हो जाएगा, इन्हीं की ठंडा में जाके सिकुड़ गया 3 फीट हो जाए, नहीं, क्योंकि ये जो वेरिएशन है ये परमानेंट वेरिएशन और जीन कंट्रोल वेरिएशन, और जीन कंट्रोल वेरिएशन जो होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर से मोस्टली इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट होता है, उतना पॉइंट आपको अभी दिमाग में नहीं रखना। क्लियर हो गया? तो इसलिए करके आप बोलते हो कि जो जीन के द्वारा वेरिएशन है वो परमानेंट है, वो एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। तो इसलिए का हमेशा याद रखिएगा कि जेनेटिक्स के अंदर जो हम लोग वेरिएशन पढ़ते हैं वो परमानेंट पढ़ते हैं, जो कि कंट्रोल बाय क्या होता है, जीन होता है। और जेनेटिक्स के अंदर जो वेरिएशन हम लोग नहीं पढ़ते हैं वो टेम्पोररी होता है, जो कि इन्वायरमेंटल कंट्रोल होता है या एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्लियर हो गया? अब आइए, अब दूसरी बातें यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या, दूसरी बातें क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये जो कैरेक्टर है जो आपने बोला कि परमानेंट वेरिएशन एंड टेम्पोररी वेरिएशन, तो आपने बोला कि जो परमानेंट वेरिएशन होता है वो जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। किसके द्वारा कंट्रोल होता है? जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। तो अब ये सबसे पहली बात हो गई कि ये जीन है क्या, व्हाट इज जीन। क्लियर हो गया? तो ये जीन क्या है इसके विषय में हमको जानने की सबसे पहले जरूरत, क्लियर एकदम। तो मैं बोला ये जो जीन है ये बेस का सीक्वेंस है,
किसका सीक्वेंस है? बेस का सीक्वेंस है। ये आपका डीएनए पे भी होगा और आरएनए पे भी होगा। क्लियर हो गया? अब क्या है, जैसे मैं आपको बोला था कि डीएनए में और आरएनए में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा फाउंडेशन बैच के बच्चे के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और टारगेट बैच के भी बच्चे इसको देख सकते हैं, तो इसलिए करके थोड़ा सा पहले कुछ इसका रिकेप कर लिया जा रहा है। तो मैं बोला कि यदि आप डीएनए और आरएनए का बात करोगे तो इधर मैं लिख दिया डीएनए और इधर मैं लिख दिया आरएनए। ध्यान से सुनिएगा, तो ये जो डीएनए होगा इसमें जो स्पेसिफिक बेस होगा वो स्पेसिफिक बेस होगा थाइमिन, और आरएनए पे जो स्पेशलाइज्ड बेस होगा यूरासिल। यानी ये यूरासिल डीएनए में नहीं मिलेगा और ये थाइमिन आरएनए में नहीं मिलेगा, और दोनों में जो बेस मिलेगा वो हो जाए एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो यदि डीएनए पे मेरे को जीन बनाना है, यदि डीएनए पे मेरे को जीन बनाना है तो हम यही 4 बेस यूज कर सकते हैं, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। यानी इसका कहने का मतलब कि जीन जो होगा मेरा डीएनए पे भी प्रेजेंट हो सकता है और आरएनए पे भी प्रेजेंट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल क्या है। जीन कहां कहां मिल सकता है? तो डीएनए पे भी मिल सकता है और आरएनए पे भी मिल सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? तो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल क्या है। यदि ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो जीन कहां मिलेगा? तो डीएनए पे मिलेगा। यदि ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो जीन कहां मिलेगा? आरएनए पे मिलेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए होगा। इसलिए करके आप बोल सकते हो कि मोस्ट ऑफ द जो जीन होता है वो सारे जीन कहां मिलेंगे? तो डीएनए पे मिलेंगे। और किसी ऑर्गेनिज्म में 2 में से कोई एक ही जेनेटिक मटेरियल का काम कर सकता है, दोनों हो सकता है। एक ऑर्गेनिज्म है उसके पास में डीएनए आरएनए दोनों हो सकता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल का काम दोनों नहीं कर सकता। यदि डीएनए होगा और आरएनए होगा तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, डी से डोमिनेंट, डी से, तो ये इसका मतलब डीएनए है और आरएनए है, तो जब फैसला होगी कि जेनेटिक मटेरियल का काम कौन करेगा तो डोमिनेंट कौन हो जाएगा? डीएनए डोमिनेंट हो जाएगा किसके ऊपर? आरएनए के ऊपर, और आरएनए को जेनेटिक मटेरियल का काम करने नहीं देगा। लेकिन यदि डीएनए नहीं होगा तो आरएनए अकेले है तब तो वही जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा। तो इसका मतलब हो सकता है कि आरएनए तब जेनेटिक मटेरियल का काम कर सकता है जब उस ऑर्गेनिज्म में केवल आरएनए। यदि किसी ऑर्गेनिज्म में डीएनए और आरएनए दोनों है तो डीएनए डोमिनेंट हो जाएगा आरएनए के ऊपर और आरएनए को जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करने देगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन जब केवल आरएनए किसी ऑर्गेनिज्म में तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा। तो जब डीएनए पे हमको जीन बनाना होगा तो हमको 4 बेस लेने पड़ेंगे। डीएनए पे यदि जीन होगा तो थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इसी के कॉम्बिनेशन से हम लोग डिफरेंट टाइप के जीन का फॉर्मेशन करेंगे। और यदि हमको आरएनए पे जीन बनाना होगा तो हमको 4 बेस इसमें भी लेना पड़ेगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। क्लियर हो गया? तो जीन क्या है? तो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द बेसिस है। अब वो डीएनए के ऊपर भी हो सकता है, आरएनए के ऊपर भी हो सकता है। मैं अभी आपको बताया डीएनए के ऊपर होगा तो ये 4 बेसिस होगा, और आरएनए के ऊपर यदि होगा तो ये 4 बेस होगा, यूरासिल होगा, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा। यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन दोनों केस में होगा, और यूरासिल यदि होगा तो आरएनए के केस में होगा, थाइमिन यदि है तो डीएनए के केस में। तो ये जीन क्या है? तो स्पेसिफिक सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस, और ये आपको बेसिस बताया। ये आपका बेस है, थाइमिन बेस, एडेनिन बेस, ग्वानिन बेस, साइटोसिन बेस और यूरासिल। यानी डीएनए और आरएनए को मिलाकर यदि हम लोग बात करें तो 5 टाइप के बेस है। एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, 5 टाइप के बेस है। लेकिन डीएनए के पास में कितने टाइप के बेस है? तो 4 टाइप के। आरएनए के पास कितने टाइप के बेस? 4 टाइप के बेस है। जीन कहां मिलेगा? डीएनए पे कि आरएनए पे? तो डीएनए आरएनए दोनों पे, लेकिन 2 में से एक ही चुनना है तब किस पे? डीएनए पे, क्योंकि डीएनए डोमिनेंट ओवर किस पे हो जाएगा? आरएनए पे। और आरएनए कब जेनेटिक मटेरियल का काम कर सकता है? जब डीएनए नहीं होगा तब कर सकता है। कोई डाउट इसमें नहीं है, इतना क्लियर करिएगा। और जीन क्या है? तो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द बेसिस। क्लियर हो गया? अब ये क्या है? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द बेसिस है। यदि डीएनए होगा तो उस डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। जैसे मान लो सपोज दैट मैं अपने हिसाब से पहले डीएनए यदि होगा तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड एंटी पैरेलल होगा। एंटी पैरेलल करने का मतलब यदि एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखे हो
तो दूसरा स्ट्रैंड का डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, यानी उल्टा होना चाहिए। एक हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरा उस नीचे जो लिखोगे तो जहां पे 5 प्राइम लिखे हो उसके नीचे 3 प्राइम लिखोगे, और जहां पे 3 प्राइम लिखे हो उसके नीचे 5 प्राइम लिखोगे, तो एंटी पैरेलल हो जाएगा, एक दूसरे को कट नहीं करेगा। और इस पे मैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस लिख दिया, सपोज इट ए जी सी टी सी जी, और इसका कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, ए है तो ए का कंप्लीमेंट्री क्या होता है, ए का मैं पहले भी पढ़ा देता हूं लेकिन फिर से बता देता हूं, ए जब भी पेयर करेगा तो टी के साथ, यदि ए है तो टी आएगा और टी है तो ए आएगा, उल्टा करके भी बोलेंगे, और जी है तो ये सी आएगा और सी है तो जी आएगा। तो यदि आपने यहाँ पे ए लिखा है तो क्या आएगा, टी आएगा। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस जगह पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे आपके हैं, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो मैं बोला यहाँ पे यदि जी है तो यहाँ क्या आएगा, सी आएगा, सी है तो क्या आएगा, जी आएगा, टी है तो क्या आएगा, ए आएगा, सी है तो क्या आएगा, जी आएगा, और जी है तो क्या आएगा, सी। अब ये एक पार्टिकुलर सीक्वेंस हो गया, ये एक पार्टिकुलर सीक्वेंस हो गया। और आप ऐसे समझ सकते हो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपके पास में इंग्लिश के 26 अल्फाबेट है, ए से लेकर के जेड तक। अब इसी ए से लेकर के जेड तक जो 26 अल्फाबेट है, इसी का एक पार्टिकुलर सीक्वेंस कर देता तो वर्ड बन जाता है, आपका वर्ड बन जाता है। इसी अल्फाबेट में से आप लेते हो अल्फाबेट को और उसका एक पार्टिकुलर सीक्वेंस करते हो तो पार्टिकुलर वर्ड बन जाता है, उसका एक अपना मीनिंग होता है, उसका अपना एक एक्सप्रेशन होता है। जैसे मैं यहां पे लिख दिया, इसी अल्फाबेट में से निकाला W A T E R, अब ये एक वाटर हो गया। अब ये जो वाटर हो गया तो ये एक स्पेसिफिक वर्ड हो गया, इसका एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है कि वाटर का मतलब पानी, यानी कोई भी इंग्लिश वर्ड ये वाटर है तो उसके दिमाग में आ जाएगा कि वाटर क्या है, इसका अपना एक एक्सप्रेशन हो गया। आप यदि वाटर बोल दिए तो इसका एक एक्सप्रेशन हो गया कि ये पानी बोल रहा, फायर बोल दिए इसका मतलब वो एक अपना एक्सप्रेशन हो गया कि आग बोल रहा, ब्लैक बोल दिए इसका मतलब एक अपना एक्सप्रेशन हो गया कि काला बोल रहा है। लेकिन वो जो वर्ड हम लोग बना रहे हैं इसी 26 लेटर से लेकर के, अल्फाबेट से लेकर के बना रहे हैं, और उसका अपना एक्सप्रेशन हो रहा है। तो उसी तरीके से ये 4 जो मेरा बेस है डीएनए के पास में, या ये 4 जो बेस है मेरा आरएनए के पास में, इसी का एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस हम लोग करते रहते हैं। तो उस सीक्वेंस में यदि चेंजिंग हो जाएगा तो जीन चेंज कर जाएगा। अब यहीं पे हम यदि इस अल्फाबेट को उलट पुलट देंगे तो ये वाटर नहीं रहेगा। आप अल्फाबेट को ई को इधर कर दीजिए, टी को इधर कर दीजिए, तो ये कभी भी वाटर नहीं होगा, ये कोई दूसरा वर्ड बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि कोई भी जीन क्या होगा, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द बेसिस होगा जिसका अपना एक एक्सप्रेशन होगा। यदि आप उसके सीक्वेंस को उल्टा पुल्टा कर दीजिए तो वो जीन नहीं रहेगा, कोई दूसरा जीन बन सकता है। अब यहाँ पे उल्टा पुल्टा कर दे तो ये वाटर नहीं रहेगा लेकिन कोई दूसरा वर्ड बन जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो यहां पे क्या होगा कि एक जीन हो गया। अब कोई जीन एक्सप्रेस कैसे करता है कैरेक्टर में? अभी एक पार्टिकुलर सीक्वेंस का हमने क्या बना लिया, जीन बना लिया। अब ये हमारा जीन हो गया। अब सपोज दैट ये जो जीन मेरा है, ये जीन रेड कलर के लिए, रेड कलर के लिए प्लांट में, यानी इस तरह का यदि सीक्वेंस होगा बेस का तो उस प्लांट में जो फ्लावर आएगा उसका कलर रेड हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेस कैसे करता है, एक जीन एक्सप्रेस कैसे करता है, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। यहां पे हेडिंग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। जीन एक्सप्रेस कैसे करता है? आपने बोला कि आपके पास जो भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर मदर और फादर से आया, और मदर और फादर से किसके थ्रू आया होगा, इस जीन के थ्रू आया होगा। कैरेक्टर जब भी ट्रेवल कर रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो किसके थ्रू ट्रेवल कर रहा है, जीन, जीन है। और वो जीन प्रेजेंट कहां पे है, तो डीएनए के ऊपर, और वो डीएनए का प्रेजेंट तो क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम अलग है, डीएनए अलग है, जीन अलग है, एलील अलग है, ये एक नहीं है। क्रोमोसोम केवल डीएनए नहीं है और डीएनए पे केवल जीन नहीं है। बात समझ में आ रही है? अलग चीज है। क्लियर हो गया? बहुत अलग है, बहुत डिफरेंस है इसमें। लेकिन
जो भी कैरेक्टर मेरे पास में है वो कैरेक्टर किसके कारण है? जीन के कारण। वो कैरेक्टर एक्सप्रेस कैसे करता है? हमारे पेरेंट्स हमको जीन दिए हैं, तो वो जीन किसके थ्रू दिए होंगे? तो हमारे पेरेंट्स जो होंगे उसमें मदर है और फादर है। तो मदर जो है वो ओवा दी है और फादर के साइड से स्पर्म आया है, और दोनों क्या हुआ कि फ्यूज हो गया तो बन गया जाइगोट। इस जाइगोट में ह्यूमन बीइंग के बनाने का सारा जीन प्रेजेंट है। आंख बनाने का, कान बनाने का, नाक बनाने का, जितने भी बॉडी का ऑर्गन है, सारे ऑर्गन बनाने का जीन इस जाइगोट के पास में प्रेजेंट है। लेकिन ये जाइगोट के पास किडनी नहीं है, इस जाइगोट के पास लीवर नहीं है, इस जाइगोट के पास हार्ट नहीं है, लेकिन इसके पास में उसको बनाने का जीन प्रेजेंट है। नहीं समझ में आया? उसको बनाने का, हार्ट बनाने का, किडनी बनाने का, लीवर बनाने का, ब्रेन बनाने का, आई बनाने का, ईयर बनाने का क्या प्रेजेंट है? तो जीन प्रेजेंट है। लेकिन इस जाइगोट के पास में ना किडनी है, ना लीवर है, ना हार्ट है, ना कुछ, क्योंकि ये सिंगल सेल का बना हुआ है। तो आखिर इसके पास जो जीन है वो जीन आया कहां से? तो वो आपका आया मदर और फादर से। आ गया। अब यहां पे एक्सप्रेस कैसे करेगा? कोई जीन एक्सप्रेस कैसे करेगा? और कैरेक्टर हमेशा जो आएगा किसी जनरेशन से दूसरे जनरेशन, वो किसके थ्रू आएगा? जीन के थ्रू आएगा। जीन ही एक्सप्रेस करेगा तो कैरेक्टर हो जाएगा। तो मैं बोला ये जीन कैसे एक्सप्रेस करेगा? तो ये जीन किस कलर के लिए? रेड कलर का। तो सबसे पहले ये जीन जो है ये बनाएगा mRNA। mRNA से बनेगा प्रोटीन, और जैसा प्रोटीन होगा वैसा इंजाइम बन जाएगा, और जैसा इंजाइम होगा वैसा एक्सप्रेशन हो जाएगा। या यहां से भी डायरेक्ट बोल सकते हो, जैसा प्रोटीन होगा वैसा एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसको एक स्लोगन यदि आप बनाते हो कि कोई जीन एक्सप्रेस कैसे करता है, तो इसको आप ऐसे बोलोगे कि जैसा जीन वैसा mRNA, जैसा mRNA वैसा प्रोटीन, जैसा प्रोटीन वैसा इंजाइम, और जैसा इंजाइम वैसा एक्सप्रेशन। तो कोई भी आपको यदि कोई पूछे कि जीन कैसे एक्सप्रेस करता है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि जैसा जीन होगा वैसा mRNA बनेगा, वैसा प्रोटीन बनेगा, वैसा एंजाइम बनेगा, और वैसा एक्सप्रेशन होगा। एकदम ये आपको बोलना पड़ेगा। और कोई भी कैरेक्टर आपके पास है तो किसके कारण है? तो जीन के कारण। कोई भी कैरेक्टर यदि आपके पास में है, चाहे आपका हाइट हो, चाहे स्किन का कलर हो, चाहे हेयर का कलर हो, चाहे आई का कलर हो, या नोज का शेप हो, ईयर का शेप हो, तो कोई भी कैरेक्टर आपके पास है वो किसके कारण है? जीन के कारण। जीन क्या है? तो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस है, और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द बेसिस एक्सप्रेस कैसे करता है? तो जैसा जीन वैसा mRNA, वैसा प्रोटीन बनेगा, वैसा इंजाइम बनेगा, वैसा एक्सप्रेशन होगा। या ऐसे बोल सकते जैसा जीन वैसा mRNA, वैसा प्रोटीन वैसा एक्सप्रेशन। यानी यहां से भी तुम डायरेक्ट यहां पे आ सकते हो, कोई डाउट नहीं। तो ये आपका एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कोई भी कैरेक्टर यदि एक्सप्रेस हो रहा है तो किसके कारण एक्सप्रेस हो रहा है? तो जीन के कारण। यदि जीन नहीं होगा तो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन नहीं होगा। बिना जीन का कैरेक्टर का कोई एक्सप्रेशन नहीं। तो ये एकदम आपको क्लियर करके रखना, और जीन दोनों जगह प्रेजेंट होता है। क्लियर? इसको एक दो बार आप फाउंडेशन के बच्चे होंगे तो वीडियो को प्ले करके एक दो बार देख सकते हो। क्लियर? अब भाई हम लोग अभी तक आपने जीन को पढ़ा था, तो जीन के विषय में क्या पढ़ा था? तो जीन जो जीन है वो कंट्रोल कर रहा है किसको? तो कैरेक्टर को। तो जीन कंट्रोल किया किसको? तो ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं। जीन कंट्रोल किया किसको? तो कैरेक्टर को। ये कैरेक्टर है क्या? तो ये कैरेक्टर क्या है? तो आपका ये कैरेक्टर में मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ में आ जाए कि कैरेक्टर आप किसको बोलते हो। तो ये जैसे हाइट। अब हाइट मतलब हो गया कि छोटा है, बड़ा है, मीडियम साइज का है। क्या उसकी लेंथ है? हाइट का मतलब लेंथ हो जाता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। जैसे आपके हेयर का कलर या आई का कलर। तो ये कुछ एग्जांपल दे दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि कैरेक्टर हम लोग बोलते किसको। आपके पास जो भी कैरेक्टर है वो कहां से आया है? आपके पेरेंट्स से आया है। और वो कैरेक्टर कहां था? तो जीन पे था। और जीन कहां था? डीएनए के ऊपर। और डीएनए कहां था? क्रोमोसोम के ऊपर।
तो सबसे बड़ा कौन हो गया? क्रोमोसोम। उससे छोटा यूनिट क्या हो गया? डीएनए। और उससे छोटा कौन हो गया उसके ऊपर? जीन। क्लियर हो गया? तो ये जो कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को कंट्रोल कौन किया? जीन। तो जीन कंट्रोल किया कैरेक्टर को। अब जैसे एक कैरेक्टर आपका हो गया हाइट। अब मैं बोला कि जो हाइट है इसके दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है, एक टॉल एक ड्वार्फ। मैं दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म दिया। मैं बोला कि जो जीन है वो कंट्रोल कर रहा है कैरेक्टर को, और कैरेक्टर बहुत सारे होंगे, उसमें से एक कैरेक्टर में लिया हाइट, और हाइट का लिया दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। मेंडल जब भी बात करता है तो दो ही कैरेक्टर के लिए बात करता है, वो दो से ज्यादा कैरेक्टर के लिए बात नहीं करता है। तो मैं बोला कि हाइट का वो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, उल्टा कैरेक्टर लिया, एक लिया लंबा तो एक लिया छोटा, बीच वाला मीडियम नहीं लिया। तो इसका मतलब हो गया कि हाइट के टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए। हाइट जो है वो खुद कैरेक्टर है, तो टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया, एक टॉल एक ड्वार्फ। ठीक हो गया? तो ये जो टॉल को जो कंट्रोल करेगा जीन और ड्वार्फ को जो कंट्रोल करेगा जीन, दोनों सेम होंगे। नहीं समझ में आया? क्या बोला कि टॉल कैरेक्टर को जो कंट्रोल करेगा जीन, और ड्वार्फ कैरेक्टर को जो कंट्रोल करेगा जीन, वो दोनों जीन आपस में सेम होंगे, कोई अंतर नहीं होगा, दोनों सेम जीन होगा, क्योंकि कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर क्या है? तो हाइट। तो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है जीन, और यदि एक कैरेक्टर है उसके कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म कुछ भी हो तो जीन सेम हो जाए। यहां पे कैरेक्टर है हाइट, इसके दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है टॉल एंड ड्वार्फ। इसका मतलब क्या हो जाए कि हाइट को कंट्रोल करने के लिए जीन हो गया, और वो जीन क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन ये जो अल्टरनेट आया, तो उस जीन के पास भी अल्टरनेट फॉर्म होंगे, यानी हाइट को कंट्रोल किया कौन? तो जीन कंट्रोल किया किसको? तो हाइट को। हाइट क्या है? कैरेक्टर है। लेकिन इस हाइट में जो दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है, इस हाइट के जो दो अपोजिट फॉर्म है टॉल एंड ड्वार्फ, अब इसको कंट्रोल करेगा जीन का अल्टरनेट फॉर्म। जीन का अल्टरनेट, ये दिख रहा होगा ना यहाँ पे, जीन का अल्टरनेट फॉर्म कंट्रोल करेगा टॉल एंड ड्वार्फ को। जीन कंट्रोल नहीं करेगा, जीन का अल्टरनेट फॉर्म कंट्रोल करेगा। और जीन का अल्टरनेट फॉर्म में जैसे यहाँ पे हो गया कि टॉल को कंट्रोल किया कैपिटल टी, और ड्वार्फ को कंट्रोल किया स्मॉल टी। टॉल को कंट्रोल किया कैपिटल टी, और ड्वार्फ को कंट्रोल किया स्मॉल टी। तो ये जो अल्टरनेट फॉर्म हुआ जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों आपका क्या है? तो ये दोनों आपका कहलाता है एलील। नहीं समझ में आया? बड़ा बढ़िया रिप्रेजेंटेशन आपको किया गया। आप यदि एक से दो बार अच्छे से देखिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। मैं बोला यहां से देखिए कैसे चला और किस तरीके से ये डायग्राम आपके पास में आ गया, बड़ा साफ लिख दिया था कि आपको दिखे। मैं बोला यहाँ पे जीन जो है वो कंट्रोल करता है किसको? कैरेक्टर को। जीन कंट्रोल करता है, और कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है? तो दो तीन कैरेक्टर में लेके चला, हाइट, हेयर कलर एंड आई कलर। तो इसका मतलब हाइट को भी कंट्रोल, ये कैरेक्टर हाइट कैरेक्टर है, तो यानी जीन ही कंट्रोल करेगा हाइट को, जीन ही कंट्रोल करेगा हेयर कलर को, जीन ही कंट्रोल करेगा आई कलर को। और डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर होगा तो डिफरेंट जीन के द्वारा कंट्रोल होगा। यहां पे हाइट के जीन के द्वारा हेयर का कलर कंट्रोल नहीं हो सकता, और हेयर के कलर के जीन के द्वारा आई के कलर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जितने टाइप के कैरेक्टर होंगे उतने टाइप के जीन प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पे मैं बोला कि जो हाइट है ये एक कैरेक्टर है, तो जीन इसको कंट्रोल कर रहा है। और हाइट का दो अपोजिट फॉर्म है, एक टॉल एंड ड्वार्फ। तो अब वो जीन उसको नहीं कंट्रोल कर रहा, जीन का अल्टरनेट फॉर्म ही दो डिफरेंट कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। जीन का अल्टरनेट फॉर्म यानी कैपिटल टी जो होगा वो टॉल को कंट्रोल कर देगा, और स्मॉल टी जो होगा वो ड्वार्फ को कंट्रोल कर देगा। और ये जो जीन का अल्टरनेट फॉर्म है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कहलाएगा एलील।
तो आपको यदि कोई पूछे एलील का क्या डिफिनेशन है, तो जीन का अल्टरनेट फॉर्म कहलाएगा एलील। देखिए कहां पे फिंगर कैसे गया, जीन का अल्टरनेट फॉर्म क्या कहलाएगा, एलील, एलील कहलाता है। और यहाँ पे हाइट के लिए कितने एलील हमने लिया, तो 2 एलील लिया। क्या क्या लिया, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, 2 ही एलील लिया। यदि किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 से ज्यादा यदि एलील हो जाएगा तो वो मल्टीपल एलील हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या बोला, यदि किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 से ज्यादा यदि एलील हो जाएगा तो वो मल्टीपल एलीलिज्म का केस हो जाएगा। मल्टीपल मतलब मेनी और एलीलिज्म मतलब एलील। अब यहां पे जैसे मैं बोला कि एक कैरेक्टर मेरा यहां पे एक कैरेक्टर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप। तो मैं बोला ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, ये एक कैरेक्टर हो गया, ये एक कैरेक्टर हो गया। लेकिन इस एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, एबी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है। लेकिन ये जो एबीओ, जैसे हाइट था, तो हाइट था तो क्या था, हाइट के 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म थे, क्या, टॉल एंड ड्वार्फ या शॉर्ट बोल सकते हो उसको। उसी तरीके से एबीओ ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर हो गया और उस एक कैरेक्टर के अंदर डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। जैसे ए ब्लड ग्रुप भी बनाया जा सकता है, बी ब्लड ग्रुप भी बनाया जा सकता है, एबी ब्लड ग्रुप भी बनाया जा सकता है और ओ ब्लड ग्रुप भी बनाया जा सकता है। कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया एकदम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, ये इस एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए भी अल्टरनेट फॉर्म चाहिए। इस एबीओ ब्लड ग्रुप को जो जीन कंट्रोल करेगा उसके भी अल्टरनेट फॉर्म हो। तो ये अब एबीओ ब्लड ग्रुप को जो जीन कंट्रोल करेगा, जो जीन कंट्रोल करेंगे, तो उसके पास अल्टरनेट फॉर्म होना चाहिए। तो एबीओ ब्लड ग्रुप कंट्रोल बाय जीन, और जीन का अल्टरनेट फॉर्म यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा IA, IB और I। तो IA जो होगा वो ए ब्लड ग्रुप के लिए हो जाएगा, IB जो होगा वो बी ब्लड ग्रुप के लिए हो जाएगा। जब दोनों को मिला देंगे तो AB ब्लड ग्रुप के लिए हो जाएगा, और जो केवल I होगा वो O ब्लड ग्रुप के लिए होगा। तो यानी ये जीन के अल्टरनेट फॉर्म हो गए, जो अल्टरनेट कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। जीन का अल्टरनेट फॉर्म अल्टरनेट कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, इसके एलील कहला रहा है। 3 गो ए हो गया। जीन का अल्टरनेट फॉर्म अल्टरनेट कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, वो एलील कहलाता है। अब यहां पे बोलेगा हाइट का अल्टरनेट कैरेक्टर बताइए, तो टॉल एंड ड्वार्फ अपोजिट। और यहाँ पे ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप का है, तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। इसके 4 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म हो गए, और इस 4 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास कितने एलील हो गए, तो 3 एलील हो गया। तो 2 से ज्यादा एलील हो गया, यहाँ पे 3 एलील हो गया, और 2 से जैसे ही ज्यादा एलील हो जाएगा तो मल्टीपल एलीलिज्म हो जाएगा। तो आपको बोलेगा एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलीलिज्म शो करता है कि नहीं करता है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलीलिज्म शो करता है। और किसी कैरेक्टर के लिए यदि 2 एलील हो तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल एलीलिज्म कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, नहीं। कभी भी किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे यहाँ पे हाइट के कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 आपके पास में क्या है, तो अल्टरनेट फॉर्म है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, तो ये कभी भी मल्टीपल एलीलिज्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए आपके पास में क्या है, तो 3 अल्टरनेट फॉर्म है, एक IA है, एक IB है और एक I है, तो यानी 2 से ज्यादा है, इसलिए ये मल्टीपल एलीलिज्म का केस। और ये मेडिकल में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आपको बोलता है कि मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जांपल बताइए, तो एबीओ ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल एलीलिज्म। तो थोड़ा सा चूंकि यहाँ पे आ गया है तो मैं आपको बताया, तो आगे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपके पास में होगा। मैं बोला ये जो AB जो ब्लड ग्रुप होता है ना, ये कोडोमिनेंसी शो करता है, कोडोमिनेंसी शो करता है। कोडोमिनेंसी का मतलब IA भी इसके पास होगा और IB भी होगा, और दोनों मिलके एक्सप्रेस करेगा, इसलिए करके AB ब्लड ग्रुप हो गया। क्लियर हो गया, AB ब्लड ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे कोडोमिनेंसी, तो ब्लड एबीओ ब्लड ग्रुप के 2 इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया कि सबसे पहला कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है
वो 3 एलील से कंट्रोल हो रहा है, इसलिए करके ये मल्टीपल एलिलिज्म कहलाता है। मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म। और दूसरी बात होती है कि जो AB ब्लड ग्रुप होता है वो कोडोमिनेंसी शो करता है, यानी IAB इसके पास में और IB भी इसके पास में, और दोनों एक्सप्रेस कर रहा है, दोनों क्या कर रहा है, एक्सप्रेस। इसलिए करके मल्टीपल एलिलिज्म के साथ में ये कोडोमिनेंसी भी शो करता है। लेकिन ABO ब्लड ग्रुप में कौन सा ब्लड ग्रुप, तो AB ब्लड ग्रुप। तो आपको कोई पूछे कि जीन का अल्टरनेट फॉर्म क्या कहलाएगा, एलील। तो यानी एलील का यदि हमारे पास में डिफिनेशन कोई बोले कि एलील डिफाइन करिए, तो एकदम एलील डिफाइन हो जाएगा कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन। यानी एलील है तो यहाँ पे देखिए AL लगा हुआ है, तो अल्टरनेट कर दीजिए, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, फॉर्म ऑफ जीन। और जीन बता दिया कि जीन किसको बोलते हैं, एक एक चीज को तोड़ करके आपको बता रहे हैं ताकि आपके कोई भी कॉन्सेप्ट आपके फंसे हुए नहीं रहे। जीन आपको बता ही दिया था, सीक्वेंस ऑफ द बेसिस इज कॉल्ड जीन। एक्सप्रेस कैसे करता है वो भी बता दिया। और अब हमारा हेडिंग आ गया एलील। अच्छा, कोई भी कैरेक्टर यदि कंट्रोल किया जाएगा तो किससे कंट्रोल होगा, जीन के द्वारा कंट्रोल होगा। और उस कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म हो सकते हैं, जो कैरेक्टर होगा उसके कॉन्ट्रास्टिंग वाला अपोजिट फॉर्म होते हैं। जैसे कैरेक्टर हाइट का, तो इसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म थे, टॉल एंड ड्वार्फ। एबीओ ब्लड ग्रुप से थे, इसके 4 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म थे, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर हो गया। तो यहां पे क्या हो गया कि ये जो हाइट के जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म थे, ये 2 फॉर्म थे, इसलिए 2 एलील से कंट्रोल हो गया, इसलिए ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, इसको जो जीन कंट्रोल कर रहा था उसके पास में 3 अल्टरनेट फॉर्म है। कितने अल्टरनेट फॉर्म है, तो 3 अल्टरनेट फॉर्म। इस जीन के पास में 3 अल्टरनेट फॉर्म है, सब लिख दे रहे हैं आपका। 3 अल्टरनेट फॉर्म है जो कि आपका है IA, IB और I, जो कि कहलाएगा मल्टीपल एलिलिज्म। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो हम आगे फिर लिंक करेंगे इसको। अब इसको हम आगे जोड़ते हैं। पहले तो आपको कैसे कैसे जोड़ते हुए आ रहे हैं, एकदम वीडियो को एकदम लिखिएगा भी और साफ साफ लिख रहे हैं। क्लास में आप देखते होइएगा, मैं इतना साफ तो लिखता ही नहीं, वहां पे शॉर्टकट लिखता हूं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए साफ थोड़ा सा लिख दिया। और इसके 3rd वीडियो से थोड़ा सा आपका क्या होगा कि अब आपको चूंकि वर्ड फर्स्ट टाइम आ रहा है, इसलिए करके इसको क्लियर कर दिया। उसमें आपका हो सकता है कि जीन लिखा हुआ हो, तो जीन तो खैर ठीक लिखा रहेगा, एलील में हो सकता है ALLE करके रहेगा। तो ये आपके दिमाग पे प्रेशर पड़े इस लेकर के वो ऐसा किया गया। क्लियर हो गया, तो यहां पे एकदम क्लियर करिएगा। तो ये हो गया। अब देखिए हम इसको लिंक कहां से कर रहे हैं। तो अभी पहले आपको शुरू किया था कहां से, तो जीन से, जेनेटिक्स से शुरू किया। उसमें क्या लाया, तो इनहेरिटेंस लाया, वेरिएशन लाया। वेरिएशन में 2 टाइप लाया, टेम्पोररी, परमानेंट लाया। परमानेंट वेरिएशन को कंट्रोल बाय जीन किया, फिर जीन डिफाइन किया, फिर जीन का अल्टरनेट फॉर्म पे आ गया। किस फॉर्म पे आ गया, अल्टरनेट फॉर्म पे आ गया। तो अल्टरनेट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील। एलील, और इसमें स्लाइटली सीक्वेंस में चेंजिंग होगा। ये जो कैपिटल टी का जो एलील का जो सीक्वेंस होगा और जो स्मॉल टी का सीक्वेंस होगा, उसमें स्लाइड क्या होगा, चेंजिंग होगा, तब तो अंतर है। क्लियर हो गया। और कहीं भी तुम कैपिटल से लिख दोगे तो वो डोमिनेंट हो जाएगा, और यदि स्मॉल से लिख दोगे अल्फाबेट तो वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। कैपिटल अल्फाबेट हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखाएगा और स्मॉल अल्फाबेट क्या होगा, रिसेसिव कैरेक्टर को दिखाएगा। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, यदि आपका कैपिटल अल्फाबेट में, यदि जेनेटिक्स में कहीं पे लिखा हुआ कैपिटल अल्फाबेट यदि आपका लिखा हुआ है, अल्फाबेट यदि आपका लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो डोमिनेंट कैरेक्टर को बता रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर को बता रहा है। और यदि आपका स्मॉल अल्फाबेट यदि लिखा हुआ है, स्मॉल अल्फाबेट यदि लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिसेसिव कैरेक्टर को बता रहा है। तो यहां पे स्मॉल टी लिखा हुआ किसके लिए, ड्वार्फ के लिए। इसका मतलब ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। और यहाँ पे कैपिटल टी किसके लिए लिखा हुआ है, टॉल के लिए। इसका मतलब जो टॉल है वो डोमिनेंट कैरेक्टर। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब आइए यहां से इसको हम लोग लिंक करते हैं। क्लियर करिएगा कैसे लिंक करते हैं। अब सबसे पहली बात है, हमको ये समझाना जरूरी हो गया कि ऑर्गेनिज्म जो होगा वो 2 टाइप के होंगे। अब मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि ऑर्गेनिज्म मोस्टली जो हम लोग केस में बात करेंगे उसमें 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे। ऐसे होने के तो बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, लेकिन हमको जेनेटिक्स में जो चाहिए, जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ डिफाइन करने वाले हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग
कि ऑर्गेनिज्म को हम लोग दो टाइप में बांट देते हैं, एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म और एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ध्यान से सुनिएगा, मैं बोला कि हम ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में बांट देते हैं। यहाँ पे जेनेटिक्स के लिए यूज करना है तो ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में बांट देते हैं, एक को बोलते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, और एक को बोलते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। इसलिए समझना जरूरी है ताकि आपको ये समझ जाने के बाद एलील का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ जाए। क्लियर हो गया? और बहुत सारा बात ऐसा बोला जाएगा जो कि टारगेट के बच्चे के लिए भी यूजफुल होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा यूजफुल। मैं बोला कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? यदि कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो वो 2n से रिप्रेजेंट होगा। और ये जो दो आगे लिखा हुआ है ना, ये बताएगा, ये बताएगा कि क्रोमोसोम जो होगा एक टाइप के दो होंगे। दो क्या बताएगा कि एक टाइप के दो क्रोमोसोम होंगे, तभी वो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है। यदि कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो उसके पास में एक टाइप का एक ही क्रोमोसोम होगा। एकदम क्लियर करिएगा, यदि क्रोमोसोम यदि पेयर में होगा, जोड़े में होगा, तब वो 2n होगा, और यदि क्रोमोसोम पेयर में नहीं होगा तो वो n होगा। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देके आपको समझा देता हूं। जैसे यहां पे एक ऑर्गेनिज्म है, इसके पास में देखिए कि ये दो ब्लू क्रोमोसोम, और ये दोनों ब्लू क्रोमोसोम जो है ये मॉर्फोलॉजिकली देखने में एक जैसा है, मॉर्फोलॉजिकली देखने में एक जैसा है, हर मामले में ये दोनों आपस में सिमिलर है। तो यदि किसी ऑर्गेनिज्म के पास में ये दो सेम टाइप के क्रोमोसोम यदि मिल रहे हैं तो वो ऑर्गेनिज्म 2n है या n है, तो 2n है क्योंकि क्रोमोसोम पेयर में। फिर इसी ऑर्गेनिज्म के पास में दो ब्लैक वाला क्रोमोसोम मिल रहा है, ये दोनों भी मॉर्फोलॉजिकली सेम है, तो इसलिए ये भी क्रोमोसोम ब्लैक वाला भी पेयर में, ब्लू वाला भी पेयर में, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा? 2n होगा। यानी जितने भी क्रोमोसोम मिलेंगे, सारे क्रोमोसोम यदि पेयर में होगा तो वो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होगा। यदि ह्यूमन बीइंग का बात करें, ह्यूमन बीइंग का बात यदि करें तो ह्यूमन बीइंग डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, और इसमें दो पार्ट में हम लोग बात करते हैं, एक मेल कर दिया और एक फीमेल कर दिया। क्लियर हो गया? अब यदि हम लोग मेल में बात करें और फीमेल में बात करें, तो यदि मेल के पास में एक नंबर क्रोमोसोम की बात किया तो पहले ही आप लिखो कि ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल हम लोग लिया ह्यूमन, और उस ह्यूमन में दो हो गया, एक मेल हो गया और एक फीमेल हो गया। तो आपने यदि बोला कि मेल के पास में एक नंबर क्रोमोसोम यदि है, तो ये आप यहां से क्लियर हो जाएगा कि ये एक नंबर क्रोमोसोम दो होगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म क्या है? तो 2n। ऑर्गेनिज्म क्या है? तो 2n। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक नंबर क्रोमोसोम दो होगा, इसके पास भी एक नंबर क्रोमोसोम दो होगा। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा कि 22 नंबर तक क्रोमोसोम पेयर में होंगे, और इसमें भी 22 तक क्रोमोसोम पेयर में हो गया। क्लियर हो गया? और ये एक से लेकर के बीच में बहुत सारा आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगातार चलते चलना 22 तक आपको जाना है, और सब पेयर में होंगे। और ये एक से लेके जो 22 तक क्रोमोसोम है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? और इस ऑटोसोम का एकदम क्लियर बोल रहा हूं, एकदम पकड़ के रखिए, क्वेश्चन बनाने में मदद करें। इस ऑटोसोम का मेल और फीमेल कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं, मेल और फीमेल कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। यदि मेल का कोई वर्ड आ रहा है या फीमेल का कोई वर्ड आ रहा है तो उसमें ऑटोसोम को इन्वॉल्व मत करिए। कभी भी ऑटोसोम का इन्वॉल्वमेंट मेल और फीमेल कैरेक्टर से नहीं है।
टेस्टिस फॉर्मेशन से नहीं हो सकता, मेमरी ग्लैंड से नहीं हो सकता, ओवरी के फॉर्मेशन से नहीं हो सकता। जो मेल वाला जो सेक्स कैरेक्टर है और जो फीमेल वाला सेक्स कैरेक्टर है वो कभी भी ऑटोजोम से कंट्रोल नहीं हो सकता। तो जब भी आपको कभी मेल और फीमेल टाइप के रिलेटेड प्रॉब्लम यदि आएगा तो आप उसमें ऑटोजोम कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते। तो उसमें क्या कंसीडर करिएगा, तो यदि मेल है तो इसके पास में 2 सेक्स क्रोमोसोम होगा। एक सेक्स क्रोमोसोम जो होगा वो होगा X और एक सेक्स क्रोमोसोम होगा Y। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हम साइज भी आपको दिखा रहे हैं कि X का साइज बहुत बड़ा है और Y का साइज बहुत छोटा है। X का साइज बहुत बड़ा है और Y का साइज बहुत छोटा है। क्लियर हो गया। और ये सेक्स क्रोमोसोम है, X भी सेक्स क्रोमोसोम है, Y भी सेक्स क्रोमोसोम है। इसलिए क्या बोलते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम भी पेयर में। ये मत सोचना कि X अलग अल्फाबेट हो गया, Y अल्फाबेट अलग हो गया, तो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम हो गया। तो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है, लेकिन चूंकि सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है इसलिए क्या बोल रहा हूं कि पेयर में है। क्लियर हो गया। तो ये जो X और Y जो यहां पे है ये आपका हो गया सेक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इतना लिख दिया, आप समझ जाइए कि क्रोमोसोम लिखा हुआ। इसी को बोलते हैं एलोजोम। एलोजोम। अब ये जो एलोजोम, ये SOM है एलोजोम, ये हो गया एलोजोम। तो यहां पे फीमेल के केस में क्या होगा कि 2X होगा और 2X है तो दोनों सेम साइज का होगा। ये जो सेक्स क्रोमोसोम जो पेयर में है फीमेल में, ये भी सेक्स क्रोमोसोम XX होगा। लेकिन मेल के केस में क्या होगा, X और Y होगा और X का साइज बड़ा होगा और Y का साइज छोटा होगा। आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि ये आपका हो गया X क्रोमोसोम और ये जो इसका कैप था इसको मान लीजिए Y क्रोमोसोम। तो X का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया और Y का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक हो गया। और यदि आप पूरा को यदि आप यहाँ पे कंसीडर करिएगा तो आपके पास में टोटल 46 क्रोमोसोम होंगे पेयर में। तो 22 पेयर ऑटोजोम है, तो 22 पेयर है तो 22 गुना 2 कर दिए तो 44 क्रोमोसोम हो गया। अब एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम तो 44 2 कितना हो गया, 46। तो इसका मतलब हो गया मेल हो कि फीमेल हो ह्यूमन बीइंग के केस में दोनों के पास में 23 पेयर क्रोमोसोम होगा। 23 पेयर क्रोमोसोम होगा, पेयर क्रोमोसोम होगा। और इस 23 पेयर क्रोमोसोम जो होगा तो इस 23 पेयर क्रोमोसोम में जो आपका 22 पेयर होगा वो ऑटोजोम होगा। 22 पेयर जो होगा वो ऑटोजोम होगा और जो 1 पेयर होगा, 1 पेयर जो होगा वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होगा। सेक्स क्रोमोसोम मैं इतना लिख दिया, आप समझ जाइए। तो ये जो 22 पेयर है तो इसको यदि क्रोमोसोम में लाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 44 क्रोमोसोम की पेयर क्रोमोसोम, 44 क्रोमोसोम। और इधर से 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है तो ये कितना क्रोमोसोम हो जाएगा, 2 क्रोमोसोम। और दोनों को जब तो जोड़ोगे तो 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो आपको पूछेगा कि ह्यूमन बीइंग में टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे, तो 46 क्रोमोसोम होंगे और बोल सकते हो कि 23 पेयर क्रोमोसोम होगा। और कभी भी मेल और फीमेल वाला यदि प्रॉब्लम कहीं पे जेनेटिक्स में आ रहा है, मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूं, यदि किसी जगह पे मेल और फीमेल से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सोचिएगा सेक्स क्रोमोसोम के विषय में, एलोजोम के विषय में। ये एलोजोम लिखा हुआ है, ये हो गया। कभी भी ऑटोजोम के विषय में नहीं सोचिएगा। ऑटोजोम के विषय, हाँ नाक का बनना, आंख का बनना, हाथ का बनना, ये सब ऑटोजोम से है। लेकिन टेस्टिस का बनना, ओवरी का बनना, ये सब किससे है, सेक्स क्रोमोसोम से। मेमोरी ग्लैंड का रेगुलेशन किससे है, सेक्स क्रोमोसोम से। कोई डाउट नहीं है। यहां पे एकदम क्लियर रखिएगा। तो यदि आपको कोई बोले कि ऑर्गेनिज्म यदि डिप्लॉइड है तो उसके सारे क्रोमोसोम क्या होंगे, पेयर में होंगे। और यदि ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो उसके सारे क्रोमोसोम अनपेयर्ड होंगे। ठीक हो गया। ये तो मैं क्लियर कर दिया ह्यूमन बीइंग का लेके। यदि ह्यूमन बीइंग में कोई पूछते कि एक वर्ड आता है गैनेकोमेस्टिया, गैनेकोमेस्टिया, तो मैं तो आपको पहले ही बोला था, सभी बच्चे को बता रखे कि ये GYN वर्ड यदि आए तो ये फीमेल के लिए होता है और यदि AND वर्ड आए तो ये मेल के लिए होता है। तो यदि आप गैनेकोमेस्टिया का केस कर रहे हैं तो ये मेल के केस में है।
फीमेल कैरेक्टर किसके केस में? मेल के केस में। तो गैनेकोमेस्टिया का लेना देना कभी भी ऑटोजोम से हो सकता है क्या? नहीं, जब भी कभी होगा तो किससे होगा? एलोजोम से होगा या सेक्स क्रोमोजोम से होगा। यानी गैनेकोमेस्टिया यदि आपको प्रॉब्लम देखना होगा तो पहली बात हो गया कि GYN फीमेल के लिए लगता है और AND वर्ड मेल के लिए लगता है, लेकिन जो गैनेकोमेस्टिया वर्ड हो गया ये मेल के लिए यूज हुआ फीमेल कैरेक्टर आने के लिए। मेल में फीमेल कैरेक्टर आने लगता है तो इसलिए कि उसके लिए वर्ड लगाते हैं गैनेकोमेस्टिया। और ये गैनेकोमेस्टिया चूंकि मेल और फीमेल से रिलेटेड है तो कभी भी ऑटोजोम की तरफ तो सोचा ही नहीं जा सकता। जब भी सोचेंगे तो उसको किधर सोचेंगे? तो सेक्स क्रोमोजोम की तरफ सोचेंगे। कोई डाउट नहीं। तो आइए हम जो जिस जगह पे थे उसी पॉइंट पे आते हैं मेनली। तो मैं बोला कि यदि आप डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का बात कर रहे हो, यदि आप डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का बात कर रहे हो तो वो ऑर्गेनिज्म में जितने भी क्रोमोजोम होंगे सारे क्रोमोजोम पेयर में होगा, सारा क्रोमोजोम पेयर में होगा। यानी इसमें जो 2n वाला जो क्रोमोजोम होगा ये सारे क्रोमोजोम पेयर में होंगे। 2n वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा तो सारे क्रोमोजोम क्या होगा? तो पेयर में होगा। अब ये जो पेयर में होगा तो सपोज ये 1 नंबर और ये 1 नंबर आमने सामने है, ये देखने में मॉर्फोलॉजिकली एक जैसा लगना चाहिए और इस पे जितने भी जीन होंगे सारा जीन इस पे होना चाहिए। जिस पोजीशन पे इस पे होगा उसी पोजीशन पे इस पे भी होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं कि क्रोमोजोम पेयर में। यदि सपोज इस 1 नंबर के पास में जीन है A, B, C और D, अब इसका स्मॉल लेटर इधर हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि इधर कैपिटल ए लिखे तो इधर भी कैपिटल ए लिखेंगे, स्मॉल में लिख सकते हो, लेकिन अल्फाबेट चेंज नहीं कर सकते। अल्फाबेट को चेंज नहीं कर सकते, अल्फाबेट हमेशा सेम रखना होगा। हाँ, ये तुम्हारे पास में है कि तुम उसके अल्टरनेट लिख सकते हो, कैपिटल एंड स्मॉल, जो कि एलील बता देगा। जो क्या बता देगा? एलील। तो मैं बोला यहाँ पे कैपिटल ए जीन है तो यहाँ ये ए जीन बोल रहे हैं। कौन सा जीन? ए जीन। तो यहाँ भी ए जीन होगा। अब वो ए कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो यहाँ पे ए, ये मान लीजिए कैपिटल मान लिया, कैपिटल ए, यहाँ पे स्मॉल बी मान लिया, यहाँ पे कैपिटल सी मान लिया, यहाँ पे स्मॉल डी मान लिया। तो ये कैपिटल ए यानी ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी है और यहाँ डी है तो यहाँ भी डी है। सेम पोजीशन पे सेम अल्फाबेट दोनों साइड के क्रोमोजोम पे है, इसलिए करके ये क्रोमोजोम बोलेंगे कि पेयर में। और ये जो पेयर वाला जो क्रोमोजोम है इसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम। और क्यों बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम? तो होमो का मतलब होता है सेम और लोगस का मतलब होता है पोजीशन। अब देखिए इधर जहां पे ए का पोजीशन है वहां पे यहां भी ए का पोजीशन है, इस जगह जहां बी का पोजीशन है इस क्रोमोजोम पे उसी जगह पे इस क्रोमोजोम पे बी का पोजीशन है, यहाँ पे जहां सी का पोजीशन है इस जगह पे डी सी का पोजीशन है, यहाँ डी का पोजीशन है, इसी के जस्ट सामने यहाँ पे डी का पोजीशन है। जितना जीन इसके पास में 4 है इसके पास भी 4 जीन है, इसलिए करके ये दोनों आपस में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। क्लियर हो गया? और यहाँ पे क्या होगा? यदि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो एक टाइप का एक ही क्रोमोसोम होगा। यदि ये 1 नंबर है तो दूसरा कोई 1 नंबर नहीं होगा, और यदि ये 2 नंबर है तो दूसरा कोई 2 नंबर नहीं होगा। तो ये ऑर्गेनिज्म जैसे मैं लिया, इसके पास में 2 क्रोमोसोम है और दोनों क्रोमोसोम अलग अलग है, एक ब्लैक है एक ब्लू है। इसका मतलब क्या होगा? पेयर में नहीं है, इससे करके ये क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। और कभी भी होमोलोगस क्रोमोसोम इसमें बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर क्रोमोसोम, तो अब इस 1 नंबर क्रोमोसोम के पास में जो जीन मिलेगा, जैसे ए बी सी डी जीन मिला, तो ये अल्फाबेट ए बी सी डी इसमें मिलेगा ही नहीं। मतलब जो जीन 1 नंबर पे मिला वो 2 नंबर पे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम अलग हो गया। जब क्रोमोसोम सेम होगा तब जीन सेम मिलेगा। जब क्रोमोसोम सेम होगा तो जीन सेम मिलेगा, और यदि क्रोमोसोम सेम नहीं होगा तो जीन सेम नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गया? पूरा क्लियर एकदम, कोई डाउट नहीं है। तो यानी कब आप बोलोगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम है? जब दोनों क्रोमोसोम क्या हो? सेम टाइप का हो और दोनों पे सेम टाइप का जीन हो और सेम पोजीशन पे हो। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम इसलिए है कि दोनों के पास में सेम टाइप का जीन मिल रहा है, सेम क्रोमोसोम पे मिल रहा है, यानी 1 नंबर क्रोमोसोम दोनों है, और सेम पोजीशन पे मिल रहा है। इस 1 नंबर क्रोमोसोम पे जिस पोजीशन पे ए है उसी पोजीशन पे इस 1 नंबर क्रोमोसोम पे भी ए है। यानी होमोलोगस क्रोमोसोम होने के लिए सेम टाइप का क्रोमोसोम होना चाहिए, सेम टाइप का जीन होना चाहिए और सेम पोजीशन पे जीन होना चाहिए।
ठीक है, इसका मतलब यदि होमोलोगस क्रोमोसोम को कोई बोले कि मेरे को डिफाइन कर दीजिए, तो सेम टाइप का क्रोमोसोम होना चाहिए, सेम टाइप का क्रोमोसोम होना चाहिए, सेम जीन होना चाहिए, दोनों पे सेम जीन होना चाहिए, और सेम पोजीशन पे जीन होना चाहिए, सेम पोजीशन पे जीन होना चाहिए। तो आपको यदि कोई बोले कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होगा, तो सेम टाइप का क्रोमोसोम होगा, सेम जीन मिलेगा और सेम पोजीशन पे जीन मिलेगा। इससे यदि ये यहां पे है, तो इस पोजीशन पे यदि 1 नंबर क्रोमोसोम पे है, यहां भी 1 नंबर क्रोमोसोम पे एकदम उसी पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे पोजीशन मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ देखिए मेरे पास में पेन है, ये पेन भी आप देख रहे हैं और ये पेन भी आप देख रहे हैं। सपोज इसको भी क्रोमोसोम मान लिया, इसको भी क्रोमोसोम मान लिया। एक ऑर्गेनिज्म के पास में ये 2 ही क्रोमोसोम है और ये 2 क्रोमोसोम ऐसा लग रहा है, तो ये बताइए कि जो ऑर्गेनिज्म बना, ये ऑर्गेनिज्म 2n होगा या n होगा? क्या होगा? 2n होगा। और मॉर्फोलॉजिकली देखने में एक जैसा लगना चाहिए, मॉर्फोलॉजिकली देखने में एक जैसा लगना चाहिए, यानी इसको आप बाहर से देखें तो आपको लग जाएगा कि ये जो आपका है ये मॉर्फोलॉजिकली एक जैसा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों सेम क्रोमोसोम। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। अब देखिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, अभी तुरंत दिमाग में आया, आपको एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, तुरंत एकदम एग्जांपल आपको दे देता हूं, क्लियर एकदम क्लियर एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये आपका एक क्रोमोसोम है, तो आप इसको बोल सकते हैं किनली क्रोमोसोम। ये आप बोल सकते हो कि ये जो आपका है ये एक क्रोमोसोम है। आपसे पूछे कि ये क्रोमोसोम का क्या नाम है, तो यहाँ लिखा हुआ किनली, किनले क्रोमोसोम आप बोल दिए। लेकिन आप इसको नहीं बोल सकते हो ये कौन सा क्रोमोसोम है, तो इसको तुम नहीं बता सकते हो। कि बता सकते हो? एकदम बता सकते हो, क्योंकि दोनों का मॉर्फोलॉजी एक जैसा है, इसमें लेबल नहीं भी लगा हुआ है, तो आप इसके मॉर्फोलॉजी को देख के बता सकते हैं कि ये किनले का ही बोतल है। बात समझ में आ गया? ये लिखा हुआ था तो नहीं मतलब है, लिखा हुआ है तो ये क्लियर है ये किनले का है, लेकिन इस रैपर को मैंने अभी अभी जस्ट इसको हटा दिया, अब तब आपको पूछ रहा हूं कि ये आप बताइए कौन सा क्रोमोसोम है, तो आप बता सकते हो कि किनली क्रोमोसोम है, क्योंकि इसका मॉर्फोलॉजी आपके दिमाग में बैठा हुआ। नहीं समझ में आया? इसका मॉर्फोलॉजी, इसका बाहर से बनावट, इसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में क्या है, सेट किया हुआ है, और इसी स्ट्रक्चर से देखिए ये स्ट्रक्चर सेट हो रहा है। तो ये दोनों क्या हो गया? होमोलोगस हो गया। ये दोनों क्या हो गया? होमोलोगस। ये रैपर को मैंने अभी अभी जस्ट हटाया था, लेकिन आप फिर भी बोल दिए कि किनली का बोतल है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसका मॉर्फोलॉजी आपके दिमाग में था और इसके मॉर्फोलॉजी से इसका मॉर्फोलॉजी मैच कर दिया, तो आपका किनली का बोतल हो गया। अब ये हो सकता था कि ये कैप का कलर ब्लू है तो ये ब्लैक हो सकता था। बात नहीं समझ में आया? मॉर्फोलॉजी का बात कर रहा हूं, ये कलर से हमको कोई मतलब नहीं है। अब ये ब्लू है तो ये ब्लैक हो सकता था, लेकिन मॉर्फोलॉजी देखने में एक जैसा लगता तो आप एकदम क्लियर डिसाइड कर देते कि ये किनले का ही बोतल है। मैं एक एग्जांपल पेन से आपको देता हूं। मैं बोला यहाँ पे ये दोनों पेन देखने में एक जैसा है, हूबहू 100% सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। तो ये यदि पेयर में है और जिस ऑर्गेनिज्म में ऐसा मिलेगा वो ऑर्गेनिज्म 2n हो जाएगा। यदि एक ही मिलेगा तो n हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब मैं बोल रहा हूं, फिर से क्लियर कर रहा हूं कि यदि मेरे पास में 2 ब्लू पेन है और ये जो 2 ब्लू पेन है और ये एक एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जिस ऑर्गेनिज्म में मिलेगा वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। और ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली देखने में क्या एक जैसा है, और ये भी यदि आपका होगा तो ये भी आपका 2n ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम देखने में एक जैसा मॉर्फोलॉजिकली। अब देखो बाहर से तो देखने में एक जैसा, फर्क यही है कि ये ब्लू है और ये ब्लैक है, तो कलर अलग है, ये अल्टरनेट फॉर्म हो सकता है इसका, लेकिन जीन सेम ही होगा। जीन क्या होगा? सेम। जैसे मैं बोला कि ये कलर के जीन का बात यदि मैं करूं तो ये ब्लू कलर का जीन हो गया, उसका ब्लू का अल्टरनेट फॉर्म हो गया, और ये ब्लैक हो गया, कलर का अल्टरनेट फॉर्म हो गया, ब्लू एंड ब्लैक। लेकिन दोनों क्रोमोसोम को देखो मॉर्फोलॉजिकली सेम होगा और सेम पोजीशन पे जीन है। यहां पे ब्लू का है और यहां पे ब्लैक का है, और ब्लू और ब्लैक क्या है, कौन सा कैरेक्टर है? तो कलर का कैरेक्टर है।
तो यानी कलर का अल्टरनेट फॉर्म यहां पे आ गया, लेकिन दोनों क्रोमोसोम देखने में मॉर्फोलॉजिकली क्या है, एक जैसा है, इसलिए करके आप इसको क्या बोलोगे, इसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलोगे। कोई डाउट नहीं है। ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों बोलोगे, क्योंकि सेम पोजीशन पे सेम जीन मिल रहा है। यहां पे कलर का जीन है, ये ब्लैक कलर है, ये अलग बात है, और इस जगह भी कलर का जीन है, ये ब्लू कलर है, ये अलग बात है, लेकिन जीन तो दोनों कलर का है। इसका मतलब कलर का दो अल्टरनेट फॉर्म हो गया, एक ब्लू और एक ब्लैक, जो कि एलील कहलाएगा। कोई डाउट इसमें। और ये दोनों क्रोमोसोम क्या कहलाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम, इसलिए क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली देखने में सेम है, सेम टाइप का क्रोमोसोम है, सेम जीन है। यहां ब्लू कलर का जीन है तो यहां ब्लैक कलर का जीन, यानी कलर का जीन दोनों सेम है। उसके बाद सेम पोजीशन पे जीन है, इसमें भी ये ऊपर वाले पोजीशन पे ब्लैक का जीन है, तो यहां भी ऊपर वाले पोजीशन पे ब्लू का जीन है। तो सेम पोजीशन पे जीन है, सेम क्रोमोसोम पे जीन है और सेम टाइप का जीन है, इसलिए करके ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। तो अब यहां पे दो कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब ये जो यदि तुम बोलोगे ये जो ब्लू कलर है तो ये अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द कलर हो गया, क्यों? क्योंकि इसके बगल में ब्लैक है, इसके बगल में ब्लैक, तो ये दोनों क्या हो गया, अल्टरनेट कलर हो गया। एक ब्लू हो गया, एक ब्लैक हो गया, लेकिन करेक्टर एक ही है। कौन सा करेक्टर? तो कलर, कलर एक करेक्टर हुआ और उसके जो डिफरेंट कलर हुए वो अल्टरनेट फॉर्म हो गए। और अल्टरनेट फॉर्म जो होगा वो किससे कंट्रोल होगा? एलील से। और एलील किसका अल्टरनेट फॉर्म है? जीन का। तो जीन का अल्टरनेट फॉर्म एलील कहलाता है, और एलील जो होता है वो अल्टरनेट कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। कलर है, उसके दो अल्टरनेट कैरेक्टर हो गया, ब्लू एंड ब्लैक, उसको कंट्रोल कर दिया। हाइट हो गया, दो अल्टरनेट कैरेक्टर हो गया, टॉल एंड शॉर्ट, उसको कंट्रोल कर दिया। तो ये एकदम दिमाग में आपको बैठा के रखने। अब आइए हम लोग बात करते हैं एकदम क्लियर। तो यदि आपको एक टाइप का एक ही क्रोमोसोम मिले तो आप उसको क्या बोलोगे? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। और उसपे कभी भी ये जो अल्फाबेट हम लिख रहे हैं ये कभी भी पेयर में नहीं हो सकता। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कभी भी अल्फाबेट पेयर में नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आप यहां ए लिख दिए तो दूसरे कहीं भी आप ए नहीं लिख सकते। ये दिमाग में रखिएगा, एक जगह यदि आपने ए लिख दिया तो दूसरी जगह कहीं पे ए नहीं लिख सकते, क्योंकि सेम पोजीशन पे सेम जीन होता है। सेम पोजीशन पे सेम जीन होता है। एक नंबर क्रोमोसोम पे यदि आप उसका पोजीशन को चेंज करोगे तो जीन चेंज हो जाएगा। अब यदि यहाँ पे ए लिखे हो, इस पोजीशन पे ए लिखे हो, तो इस पोजीशन पे तुम ए नहीं लिख सकते, क्योंकि पोजीशन चेंज कर जाएगा तो जीन चेंज करना पड़ेगा, और जीन चेंज करेगा तो अल्फाबेट चेंज होगा। क्या बोले बोलो? तो पोजीशन चेंज करेगा तो जीन चेंज करेगा, और जीन चेंज किया तो अल्फाबेट चेंज करना होगा। अब ये आप कैपिटल में लिख दो ये अलग बात है, या स्मॉल में लिख दो अलग बात है, ये कोई मैटर नहीं है। लेकिन यदि आप जीन चेंज करना चाहते हो तो पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। यदि पोजीशन चेंज कर जाए तो जीन चेंज हो जाएगा, या क्रोमोसोम चेंज हो जाएगा तो भी जीन चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब हो गया कि यदि इस क्रोमोसोम पे ही आप अलग अलग पोजीशन पे यदि आप जीन लिखना चाहते हो तो वो जीन कभी भी सेम नहीं हो सकता। वो क्या होगा? तो अलग अलग जीन होगा, डिफरेंट जीन होगा, और उसके अल्फाबेट डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे होता है, अब लकीर के फकीर नहीं बनेंगे हम लोग, ठीक है? कुछ अलग पॉइंट होते हैं। कभी कभी होता है कि किसी चीज का बहुत ज्यादा यदि फॉर्मेशन करना होता है तो उस टाइप के जीन बहुत सारे क्रोमोसोम पे होता है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉमन बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं? कॉमन, जो सब जगह लागू हो। वो सब कुछ स्पेशल केसेस है, मैं स्पेशल केसेस की बात करके नहीं बोल रहा हूं यहां पे, तो एकदम क्लियर करिएगा। एक नंबर क्रोमोसोम पे यदि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट लिखोगे या सेम अल्फाबेट लिखोगे? डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट लिखो, और जैसे डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट होगा तो जीन क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। और यदि उसी अल्फाबेट के कैपिटल और स्मॉल लिखोगे तो जीन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जीन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अभी जैसे मैं बोला यहाँ पे यदि जीन होगा, ध्यान से रखिएगा, आप एकदम क्लियर करिएगा, यदि जीन होगा, जीन है, तो यदि अल्फाबेट सेम है, अल्फाबेट यदि सेम लिखा हुआ है कहीं पे, ये जो अल्फाबेट है ये यदि सेम लिखा हुआ है तो जीन सेम हो जाएगा।
तो अल्फाबेट सेम का मतलब जीन सेम, अल्फाबेट सेम मीन्स जीन सेम, मीन्स जीन सेम, मीन्स जीन सेम। एकदम सब कुछ लिख रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, जीन सेम। यदि आपको कोई बोले कि अल्फाबेट यदि सेम है तो इसका मीन्स क्या होगा कि जीन सेम होगा, और यदि अल्फाबेट डिफरेंट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीन डिफरेंट हो जाएगा, पोजीशन भी डिफरेंट हो जाएगा। जीन डिफरेंट मतलब पोजीशन भी डिफरेंट हो जाएगा, इवन क्रोमोसोम भी डिफरेंट हो सकता है या क्रोमोसोम सेम भी हो सकता है। लेकिन एकदम क्लियर करिएगा, यदि जीन का अल्फाबेट सेम है तो इसका मतलब हो गया कि आपका जीन सेम होगा। अल्फाबेट सेम मीन्स जीन सेम, यहां से जीन मिटा दिया, आप यहां से पढ़ोगे यदि अल्फाबेट सेम मीन्स जीन सेम। अब यदि अल्फाबेट है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, अब दोनों सेम अल्फाबेट है, कैपिटल ए है और स्मॉल ए, तो ये क्या है, सेम अल्फाबेट। तो सेम अल्फाबेट हो गया, तो ये सेम अल्फाबेट हो गया तो सेम हो गया, मीन्स क्या हो गया, जीन सेम। बस उस जीन का क्या होगा, ये अल्टरनेट फॉर्म होगा, कैपिटल ए और स्मॉल, कोई डाउट नहीं। और यदि यहीं पे कैपिटल ए और स्मॉल बी कर देता तब ये सेम होता नहीं, एक ए हो गया एक बी हो गया, तो ये डिफरेंट हो जाता, मीन्स क्या हो जाता, जीन डिफरेंट, कोई डाउट नहीं। अब ये सेम एक तरीके से और हो सकता है, कैसे सेम हो सकता है, तो अल्फाबेट सेम का मतलब ये भी हो सकता है कि कैपिटल ए एंड कैपिटल ए ही हो जाए, तो ये ए ही है दोनों, तो सेम हो गया अल्फाबेट, मीन्स क्या हो गया, जीन सेम। तो ये कैपिटल ए और स्मॉल ए से अल्फाबेट डिफरेंट नहीं होता है, अल्फाबेट डिफरेंट, इसको भी तुम ए ही बोलोगे, इसको भी ए ही बोलोगे, तो जब तक अल्फाबेट डिफरेंट नहीं होगा जीन डिफरेंट नहीं होगा, जब तक अल्फाबेट डिफरेंट नहीं होगा तो जीन डिफरेंट नहीं होगा। तो यानी सेम अल्फाबेट सेम जीन, एक लाइन मैं आपको मैथमेटिक्स दे रहा हूं, दिख रहा होगा यहाँ पे, सेम अल्फाबेट, यदि कहीं भी आपका सेम अल्फाबेट लिखा हुआ है, अल्फाबेट, तो सेम जीन, सेम जीन, और इसका उल्टा बोलिए, डिफरेंट अल्फाबेट डिफरेंट जीन। पकड़ लीजिएगा ना, ये स्मॉल और कैपिटल में आपको फंसने नहीं है, इसको भी आप बोलोगे तो ए अल्फाबेट बोलो, इसको भी क्या बोलो, ए अल्फाबेट, तो दोनों क्या हो गया, सेम जीन का हो गया, लेकिन सेम जीन का क्या हो गया, अल्टरनेट फॉर्म हो गया, इसे एलील कहलाएगा, ये कोई डाउट नहीं। और डिफरेंट अल्फाबेट डिफरेंट जीन, डिफरेंट अल्फाबेट अल्फाबेट डिफरेंट जीन, सब लिख के दे रहा हूं आपको, डिफरेंट जीन, इसको एकदम दिमाग में एकदम पुख्ता कर लीजिए, इसको एकदम दुरुस्त कर लीजिए, एकदम यही, सेम अल्फाबेट सेम जीन, डिफरेंट अल्फाबेट डिफरेंट जीन, अल्फाबेट बोल रहा हूं, स्मॉल और कैपिटल बोल नहीं रहा, कोई डाउट है, क्लियर हो गया। अब होमोजाइगस क्रोमोसोम पहचान जाओगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलेंगे, तो सेम टाइप का क्रोमोसोम होना चाहिए, सेम टाइप का जीन होना चाहिए और सेम पोजीशन पे जीन होना चाहिए, इसको पकड़ लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, हम यहां पे बात करते हैं, जब कभी भी ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होगा उसमें एलील पेयर में होंगे। अब इसको मिटा रहा हूं यहां पे, होमोलोगस क्रोमोसोम मैं आपको समझा दिया और आप इसको वीडियो को प्ले कर करके देख सकते हो, क्लियर हो गया, ये ऑप्शन आपके पास में है। मैं बोला कि यदि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा तो क्रोमोसोम उसमें पेयर में होगा, तो एलील भी पेयर में होगा, एलील भी पेयर में होगा। और एलील क्या है ये मैं बता रखा हूं, क्या बोला, यदि क्रोमोसोम किसी ऑर्गेनिज्म में पेयर में होगा तो उस ऑर्गेनिज्म में एलील भी क्या होगा, पेयर में होगा, क्लियर हो गया। और यदि ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो इसमें क्रोमोसोम जो होगा वो अनपेयर्ड होगा, क्रोमोसोम क्या होगा, अनपेयर्ड। तो ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम जो होगा वो अनपेयर्ड होगा, अनपेयर्ड। तो एलील भी क्या होगा, अनपेयर्ड होगा, एलील भी अनपेयर्ड होगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूं, बस सिंपल आपके कॉन्सेप्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यदि बोलेगा कि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो क्रोमोसोम पेयर में होगा, तो एलील भी क्या होगा, पेयर में होगा, जोड़े में होगा, मैं बताऊंगा अभी। यदि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्रोमोसोम क्या होगा, अनपेयर्ड होगा, यानी एक टाइप का एक ही क्रोमोसोम होगा, और एलील भी क्या होगा, अनपेयर्ड होगा, कभी भी एलील पेयर में नहीं हो सकता,
तो डाउट ये हो गया। अब आइए यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास में यहां पे 1 नंबर क्रोमोसोम मैं लूंगा तो कितना लूंगा? एक ही लूंगा ना, एक। यहां पे 1 नंबर क्रोमोसोम यदि लेना होगा तो एक ही लेना होगा, 2 लेना होगा। क्यों 2 लेना होगा? क्योंकि ऑर्गेनिज्म 2n है, एक तो ले ही नहीं सकते हो, 2 लेना होगा। यहां पे आप क्या करोगे? यदि 1 नंबर क्रोमोसोम लेना होगा तो तुम एक ही लोगे, 2 नहीं ले सकते हो, नहीं तो 2n हो जाएगा। 3 लेते तो 3n हो जाता, 4 लेते तो 4n हो जाता। तो जितना एक टाइप के क्रोमोसोम होगा उतना n हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे 1 नंबर क्रोमोसोम मैं जो लूंगा वो 2 लूंगा। दोनों मॉर्फोलॉजिकली देखने में कैसा होना चाहिए? एक जैसा। दोनों के पास जीन कैसा होना चाहिए? तो सेम टाइप का। दोनों के पास सेम पोजीशन पे सेम जीन होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। तो अब यहां पे क्या होगा? यदि मैं इस जगह पे ए लिख दिया तो यहां पे ए लिख सकता हूं? नहीं, कभी भी डिफरेंट पोजीशन पे सेम अल्फाबेट नहीं लिखाएगा। यदि सेम अल्फाबेट लिखा जाएगा तो वो सेम जीन रिप्रेजेंट कर देगा, और कभी भी सेम जीन सेम पोजीशन पे ही हो सकता है, सेम पॉइंट पे ही हो सकता है। अब इस जगह पे यदि हमने ए लिख दिया तो मैं इस जगह पे ए नहीं लिख सकता हूं, ए नहीं लिख सकता हूं। तो इस जगह पे मुझे कोई दूसरा अल्फाबेट चुनना होगा, मैंने चुन लिया बी। क्लियर हो गया? अब यदि ये भी 1 नंबर क्रोमोसोम है तो इस 1 नंबर क्रोमोसोम पे यदि इस पोजीशन पे ए मिला है तो इस पोजीशन पे ए ही मिलना चाहिए, दूसरा अल्फाबेट मिल ही नहीं सकता। और अब ये पॉसिबिलिटी है कि वो एक कैपिटल ए भी हो सकता था और स्मॉल ए भी हो सकता था। क्या हो सकता था? कैपिटल ए भी हो सकता था और स्मॉल ए भी हो सकता था। यदि कैपिटल ए होता तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे एकदम ये एलील कैपिटल ए, ये एलील कैपिटल ए दोनों सेम है, इसलिए ये होमोजाइगस कॉम्बिनेशन। यदि इस जगह इस क्रोमोसोम पे भी कैपिटल ए और इस क्रोमोसोम पे भी कैपिटल ए, ये जो आपका कॉम्बिनेशन हुआ कैपिटल ए, ये होमोजाइगस हो गया, होमोजाइगस। अब होमोजाइगस कब बोलोगे? जब होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, और होमोलोगस क्रोमोसोम तब होगा जब ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होगा। नहीं समझ में आया? क्या बोलो तो आप होमोजाइगस कब बोलोगे? जब क्रोमोसोम होमोलोगस होगा, और होमोलोगस क्रोमोसोम कब होगा? जब ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होगा। एक टाइप के 2 क्रोमोसोम तभी संभव है। अब यहां पे बोला कि ये कैपिटल ए और कैपिटल ए, यानी इस 1 नंबर क्रोमोसोम पे कैपिटल ए है और इस 1 नंबर क्रोमोसोम पे कैपिटल ए, तो ये होमोजाइगस कॉम्बिनेशन हो गया एलील का। होमो मतलब सेम कर लेना, जाइगस मतलब एलील कर लेना, यानी दोनों एलील यदि सेम टाइप के हो, सेम अल्फाबेट हो, यानी वो तो होना ही है, और कैपिटल ही हो या स्मॉल ही हो, दोनों या तो कैपिटल हो जाए या दोनों या तो स्मॉल हो जाए, तो आप होमोजाइगस बोलोगे उसको। कैसा कॉम्बिनेशन बोलोगे? होमोजाइगस। यहाँ पे होमो का मतलब पकड़ लेना, शॉर्टकट तरीका दे रहा हूं यहीं से याद करने का, कि होमो का मतलब हो जाएगा सेम, और जाइगस मतलब पकड़ लेना एलील, यानी आपका सेम अल्फाबेट, मतलब कैपिटल वाला है तो कैपिटल वाला और स्मॉल वाला है तो स्मॉल वाला। ये नहीं कि एक कैपिटल एक स्मॉल नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया? यहां पे बोला होमो, और जाइगस का मतलब हो गया एलील, यानी कहने का मतलब सेम एलील हो। सेम एलील का मतलब हो गया एक कैपिटल ए है तो दूसरा भी कैपिटल ए हो। अब यहां पे सेम एलील का मतलब ये कैपिटल ए कॉम्बिनेशन हो गया इस जगह। अब यदि सपोर्टेड ये कैपिटल बी है और इधर होमोलोगस क्रोमोसोम पे स्मॉल बी आ गया, तो ये दोनों जो अल्फाबेट है तो एक कैपिटल एक, लेकिन दोनों सेम है, दोनों बी है, तो चलो जीन सेम हो गया। अल्फाबेट सेम का मतलब जीन सेम। क्या बोला? सेम अल्फाबेट मतलब सेम जीन, लेकिन उस जीन का ये अल्टरनेट फॉर्म हो गया कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी है ये एलील बता रहा है। तो ये दोनों सेम टाइप के एलील है या डिफरेंट टाइप के एलील है? तो डिफरेंट टाइप के एलील है। तो डिफरेंट के लिए वर्ड क्या लगता है? हेट्रो। एलील के लिए लगा दीजिए जाइगस। तो होमोजाइगस का मतलब हो गया सेम एलीलिक कॉम्बिनेशन, और हेट्रोजाइगस का मतलब हो गया डिफरेंट एलीलिक कॉम्बिनेशन।
और एलील का कभी भी अल्फाबेट डिफरेंट नहीं हो सकता। यदि कोई बोलेगा कि ये एलील है तो अल्फाबेट कभी भी उसका डिफरेंट नहीं हो सकता। अब हाइट का जो जीन है, हाइट का जो जीन है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो हाइट का जीन है, इस जीन को हमने बोला कि इसको हमने टी से रिप्रेजेंट किया, टी से रिप्रेजेंट किया। तो ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये दोनों सेम जीन का एलील हो गया। जब तक अल्फाबेट सेम है तो जीन सेम है, और यदि उसी अल्फाबेट में कैपिटल और स्मॉल है तो एलील डिफरेंट हो गया। एलील क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। अब यदि आपको बोला हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन है, तो हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन तब होगा जब एक ही जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म हो। एक ही जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म प्रेजेंट हो क्रोमोसोम के ऊपर, तो एक कैपिटल भी प्रेजेंट हो गया और एक स्मॉल भी। और होमोजाइगस तब होगा जब एक ही जीन के एक ही अल्टरनेट फॉर्म प्रेजेंट हो, एक ही अल्टरनेट फॉर्म। तो ए है तो यहां भी क्या है? ए है, एक ही अल्टरनेट फॉर्म है, दोनों अल्टरनेट फॉर्म नहीं है। तो ये जब सेम टाइप के अल्टरनेट फॉर्म होंगे तो वो क्या कहलाएगा? होमोजाइगस कहलाएगा। और यदि डिफरेंट टाइप के अल्टरनेट फॉर्म यदि होगा कैपिटल और स्मॉल, तो वो क्या कहलाएगा? हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस ये ऑलवेज डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में आएगा, कभी एप्लॉयड में आ ही नहीं सकता। और ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, जो ये हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस जो कॉम्बिनेशन बोल रहे हो, ये जो कॉम्बिनेशन बोल रहे हो, ये आप डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए बोल रहे हो। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन जो है ये किसी जीन के लिए है, किसी पार्टिकुलर जीन के लिए बोल रहा हो। यदि होमोजाइगस हेटेरोजाइगस बोलो तो किसी पार्टिकुलर जीन के लिए बोल रहा हो। अब जैसे मैं बोला ये होमोजाइगस कॉम्बिनेशन है, कैपिटल ए। तो अभी यहां पे जैसे मैं बोला ये मैं लिया होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम में ये ब्लू वाला है कैप और ये भी ब्लू कैप है, तो दोनों सेम टाइप का हो गया। ब्लू के लिए यहाँ पे ब्लू है, ये ब्लू हो गया, ये ब्लू हो गया, तो सेम टाइप का हो गया। ये आपका जी यदि सेम टाइप का हो गया तो इसका मतलब ये हो गया ये होमोजाइगस कॉम्बिनेशन हो गया। एलील का कैसा कॉम्बिनेशन हो गया? होमोजाइगस। लेकिन यही यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पे ये ब्लैक मैं लेकर के आ गया, दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस होगा क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली सेम है और दोनों के पास में सेम टाइप का जीन है और सेम पोजीशन पे ये ब्लू कलर का यहाँ पे है एलील और यहाँ पे ब्लैक कलर का एलील है, तो दोनों डिफरेंट टाइप का एलील हो गया लेकिन सेम ही जीन का अल्टरनेट फॉर्म है, इसलिए करके ये हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन। तो होमोजाइगस में क्या होगा? दोनों सेम। होमो मतलब क्या कर दिया? सेम, और जाइगस मतलब एलील, यानी सेम टाइप का यदि एलील होगा तो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, और डिफरेंट टाइप का यदि एलील होगा तो हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन। और ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस वर्ड किसके लिए लगेगा? तो हमेशा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए ही लगेगा, तो डाउट नहीं है। अब यदि मैं यहां से आपसे पूछूं कि ये यदि आपका कोई बोल रहा है कि कैपिटल ए, ये होमोजाइगस हुआ कि हेटेरोजाइगस हुआ? हेटेरोजाइगस हो गया। अच्छा, होमोजाइगस हुआ, कैसे पता चला? क्योंकि दोनों सेम टाइप के अल्फाबेट हैं और सेम टाइप के अल्फाबेट तो ए है ही, उसके साथ में दोनों कैपिटल है, तो अल्फाबेट से हमको मतलब तो है ही। यदि जीन का अल्टरनेट फॉर्म है तो सेम टाइप का अल्फाबेट, लेकिन कैपिटल और स्मॉल पे ध्यान रखेंगे। यानी हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस जब बोलेंगे तो इसमें ध्यान रखते हैं कि कैपिटल और स्मॉल से। यदि होमोजाइगस बोलेंगे तो या तो दोनों क्या होगा, तो कैपिटल ए ये भी होमोजाइगस हो गया और स्मॉल ए बोलेंगे तो भी होमोजाइगस हो गया, क्योंकि दोनों सेम टाइप के अल्फाबेट है और उसके साथ में क्या है कि दोनों स्मॉल है। यदि दोनों स्मॉल है तो ये भी होमोजाइगस हो गया और दोनों कैपिटल है तो भी ये होमोजाइगस हो गया। तो सेम टाइप के तो अल्फाबेट होना ही होगा। कॉम्बिनेशन यदि एलील का करोगे तो उसमें सेम टाइप का अल्फाबेट होगा ही, लेकिन उसमें कैपिटल और स्मॉल पे ध्यान रख के होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस करते हैं। यदि इसी जगह पे मैं लिखूं ये कैपिटल ए स्मॉल है, तो अब बताओ ये हेटेरोजाइगस हुआ कि होमोजाइगस हुआ? हेटेरोजाइगस, क्योंकि एक कैपिटल में एक स्मॉल, लेकिन दोनों ए है। एक ही जीन का एलील है तो कैसे नहीं सेम अल्फाबेट होगा? एक जीन का यदि आप एलील लिखोगे तो वो हमेशा अल्फाबेट सेम ही होगा। एक कैपिटल हो सकता है, एक स्मॉल हो सकता है, ये अलग बात, लेकिन अल्फाबेट कभी भी उसमें चेंज नहीं कर सकता। तो ये आपका हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन हो गया। कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? हेटेरोजाइगस। क्लियर हो गया?
आप बता दीजिएगा अगला। आप उम्मीद करते हैं कि आप बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन हुआ या होमोजाइगस कॉम्बिनेशन हुआ? कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ये बताइए, ये बता दीजिए तो मान लेंगे ये हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन है या होमोजाइगस कॉम्बिनेशन है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हेटेरोजाइगस होमोजाइगस बोल ही नहीं सकते। हेटेरोजाइगस सिर्फ पकड़िए, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस तब बोलेंगे जब सेम अल्फाबेट होगा। यहाँ पे अल्फाबेट चेंज है, एक ए है एक बी है, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस बोल ही नहीं सकते हो तुम। नहीं समझ में आया? इसको तुम हेटेरोजाइगस होमोजाइगस नहीं बोल सकते। बोले क्यों नहीं बोल सकते? तो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों क्या हो गया, डिफरेंट अल्फाबेट, और जब डिफरेंट अल्फाबेट हो जाएगा तो हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस वर्ड नहीं लगेगा। आपको बड़ा क्लियर कर दिया, बड़ा जोरदार तरीके से क्लियर किया, इसको आप पकड़ के रखिएगा। ये हेटेरोजाइगस होमोजाइगस नहीं होगा। हाँ, यहां पे यदि आपका लिख देता ये कैपिटल ए स्मॉल ए, तब आप इसको क्या बोल देते? हेटेरोजाइगस बोल देते, क्योंकि अल्फाबेट दोनों सेम है और क्या है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, इसलिए करके हेटेरोजाइगस। तो कभी भी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस सेम टाइप के अल्फाबेट के लिए लगता है, और उसमें देखना पड़ता है यदि दोनों अल्फाबेट कैपिटल में है या दोनों अल्फाबेट स्मॉल में तो होमोजाइगस है, और यदि एक अल्फाबेट कैपिटल है एक स्मॉल है तब आप उसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया, हेटेरो मतलब डिफरेंट होगा और जाइगस मतलब एलील होगा। यदि डिफरेंट एलील होगा तो वो डिफरेंट एलील क्या, डिफरेंट जीन का, सेम जीन का। फिर पकड़िए बात को, मैं एकदम पूरा क्लियर करके दे रहा हूं। यहाँ हेटेरो का मतलब हो गया डिफरेंट, और जाइगस का मतलब यहाँ पे हो गया एलील। तो इसका मतलब ये जो एलील का बात कर रहा हूं, ये एलील सेम जीन का होना चाहिए, ये एलील सेम जीन का होना चाहिए। फिर मैं ऊपर कुछ लिखा हूं, देख लीजिए, यदि सेम जीन होगा तो सेम अल्फाबेट होगा। मैं लिख रखा हूं, आप इसको यूज कीजिए। तो मैं बोला कि ये जो हेटेरो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंट, और जाइगस वाला क्या हो गया, एलील, और वो एलील क्या होना चाहिए, सेम जीन का, और यदि जीन सेम है तो अल्फाबेट क्या होगा, सेम होगा। हाँ, अब उसमें यदि आपका एक कैपिटल हो जाए और एक स्मॉल हो जाए तब वो हेटेरोजाइगस हो जाएगा। अब यहां पे हमको लिखना पड़ेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, ये दोनों सेम अल्फाबेट हो गया ए, और उसी का क्या हो गया, एक कैपिटल और एक क्या हो गया, स्मॉल। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में केवल ये देखना होता है कि होमोजाइगस में जो अल्फाबेट लिखा हुआ है या तो दोनों कैपिटल हो या दोनों स्मॉल हो। यानी होमोजाइगस में जब भी आप अल्फाबेट लिखोगे तो सेम तो लिखोगे, होमोजाइगस में जब कॉम्बिनेशन करोगे तो सेम तो लिखोगे ही, तो सेम रहेगा। लेकिन या तो ये होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में क्या होगा, या तो दोनों बोथ कैपिटल, बोथ लेटर क्या होगा, कैपिटल, या बोथ लेटर क्या होगा तो आपका स्मॉल, लेटर स्मॉल, या तो बोथ कैपिटल होगा, कैपिटल है, या बोथ स्मॉल होगा, तब कॉम्बिनेशन आपको बोलोगे कि होमोजाइगस। अब ये नहीं कि ए ही होगा, आप जो भी अल्फाबेट ले सकते हो। लेकिन हेटेरोजाइगस में क्या करोगे कि एक कैपिटल एक स्मॉल, यानी हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन जब भी आपको बनाना होगा तो एक कैपिटल, वन कैपिटल लेटर लेना है और वन स्मॉल लेटर लेना है, एकदम फिक्स कर लेना स्मॉल लेटर। तो वन कैपिटल कैपिटल ए और वन स्मॉल ए, तो आप बोलोगे हेटेरोजाइगस। लेकिन होमोजाइगस कब बोलोगे, दोनों या तो क्या हो कैपिटल या दोनों क्या हो स्मॉल, और जब जीन सेम होगा तो अल्फाबेट भी क्या होगा, सेम होगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो अब आइए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यदि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा तो इसमें एलील हमेशा अनपेयर्ड होगा। अनपेयर्ड कहने का मतलब आप यहाँ पे केवल कैपिटल ए लिख सकते हो, और यदि पोजीशन चेंज कर दोगे तो ए लिखाएगा नहीं, तो कोई दूसरा अल्फाबेट लिखा सकता है, स्मॉल बी लिखा गया, यहाँ पे तीसरा अल्फाबेट सी लिखा गया, यहाँ पे डी लिखा गया। तो यानी इसका मतलब होगा कि एलील हमेशा अनपेयर्ड होगा, एलील हमेशा अनपेयर्ड होगा। कभी भी एलील इसमें पेयर में नहीं हो सकता, यानी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की बात इसमें की ही नहीं जा सकती है। किसमें नहीं कर सकते, होमोजाइगस से। अनपेयर्ड वाला हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कभी भी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन की बात नहीं की जा सकती। क्लियर?